व्यक्त करते हैं, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। जिसे पैसा या लाभ मिलता है उसे हम डेबिट करते हैं, और जो पैसा या लाभ देता है उसे हम क्रेडिट करते हैं। ठीक है। सेकंड हमारा आता है रियल अकाउंट, जो एक वास्तविक खाता होता है। जैसे हमें क्या मिल रहा है, कैश मिल रहा है या आइटम कोई हम परचेस कर रहे हैं तो वो हमें मिल रहा है, तो वो हमारा होगा डेबिट वॉज कम्स इन, जो हमारे पास अंदर आया, कैश हमारे पास आता है। ठीक है, तो हम उसको डेबिट करेंगे। अगर हमारे पास से कैश जा रहा है तो हम उसे क्रेडिट करेंगे। कैश या बैंक जो भी हमारे पास आएगा उसे हम डेबिट करेंगे, कैश या बैंक जो भी हमारे पास से जाएगा उसे हम क्रेडिट करेंगे। ठीक है। थर्ड हमारा आता है नॉमिनल अकाउंट। ये एक नाम मात्र खाता होता है, जो भी हमारे खर्चे होते हैं, ठीक है, और इनकम होती है। तो डेबिट क्या होता है, सभी को पता है, जो भी हमारे खर्चे होते हैं या हमारा कोई लॉस होता है तो वो हमेशा हमारा डेबिट आता है। ठीक है। और अगर किसी से हमें कोई इनकम मिल रही है, कोई आय प्राप्त हो रही है, कोई लाभ मिल रहा है, अगर हमें किसी में प्रॉफिट हो रहा है हमारी बुक्स में, तो वो हमेशा हमारा क्रेडिट होगा। तो डेबिट आल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट आल इनकम एंड गेन्स। ये तीन रूल्स आपको याद होने चाहिए। यही तीन रूल्स की अकाउंटिंग होती है हमारी बुक्स में। सबसे पहला आता है हमारा पर्सनल अकाउंट, सेकंड हमारा आता है रियल अकाउंट, थर्ड हमारा आता है नॉमिनल अकाउंट। तो ये तीन रूल्स है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट वॉज कम्स इन, क्रेडिट वॉज गोज आउट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ठीक है। अब इसको हम एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेते हैं। सबसे पहला हमारा जैसे पर्सनल अकाउंट है, तो मेंबर ने, जैसे मान लीजिए मेंबर्स ने 10,000 शेयर मनी हमको दिया। ठीक है। तो मेंबर्स ने दिया तो वो क्रेडिट हो जाएगा, और कैश हमारे पास आया तो वो डेबिट हो जाएगा। ठीक है। देखिए, मेंबर्स गिवर है तो क्रेडिट आएगा, और कैश रिसीवर है तो डेबिट आएगा। ऐसे ही सेकंड एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे एफपीसी ने मान लीजिए कैश मेंबर्स को दिया, तो कैश हमारे पास से चला गया तो वो हमारा क्रेडिट में आ गया। अब मेंबर्स ने कैश रिसीव किया, मेंबर्स के पास कैश आ गया, तो मेंबर्स हमारा डेबिट हो गया। ठीक है। तो इसी प्रकार से हमारा सेकंड रूल है रियल अकाउंट एग्जाम्पल। ठीक है। इसमें क्या हुआ, हमारा वो ये पर्सनल अकाउंट हमारा व्यक्ति से संबंधित है, और रियल अकाउंट हमारा जो चीज हमें आ रही है, मान लीजिए कैश आ रही है, मशीनरी आ रही है, कुछ भी आ रहा है, तो हमारा रियल अकाउंट में आएगा। तो हमने कैश रिसीव फ्रॉम सेल, हमने कोई मशीनरी बेची, ठीक है, उससे हमें कैश रिसीव हुआ, तो कैश हमारा डेबिट होगा, सेल जो होगी वो हमारी क्रेडिट होगी। जो भी हम सेल करते हैं उसको हम क्रेडिट करेंगे। ठीक है। और सेकंड में जैसे हम परचेज करते हैं, कोई मशीनरी परचेज करी, कोई आइटम परचेज किया, तो वो हमारा, जैसे मशीनरी मान लीजिए हमने कोई परचेज करी 15,000 की, तो मशीनरी जो होगी वो हमारी डेबिट हो जाएगी, और उसके बदले में हम कैश उसको दे रहे हैं वेंडर को, तो कैश हमारा क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है। अगर मशीनरी अंदर आती है उसे डेबिट, और कैश हमारा जा रहा है तो उसे हम क्रेडिट करेंगे। ठीक है। ये हमारा हो गया रियल अकाउंट। अब हमारा थर्ड आता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, जो भी हमारे एक्सपेंस होते हैं, जो भी हमारी इनकम होती है, प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, वो सारे हमारे नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। ठीक है। मान लीजिए किसी को हमने सैलरी दी, रेंट दिया, या कोई और ऑफिस एक्सपेंस किया, तो वो हमारा डेबिट होगा, क्योंकि एक्सपेंस हमारे हमेशा डेबिट होते हैं। अब मान लीजिए रेंट हमने 2,000 रुपये दिया, खर्चा किया है, तो रेंट हमारा हमेशा डेबिट होगा, क्योंकि ये एक्सपेंस है। ठीक है। अब इसके बदले में हमने रेंट दिया, किस में किया, कैश दिया, बैंक दिया, वो हमारा क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जो हमारी इनकम होती है। जैसे हमें मान लीजिए किसी कोई हमने सर्विस, उसके बदले में हमें कमीशन मिल रहा है। ठीक है। तो ये हमारी इनकम हुई, कमीशन। तो हमें कमीशन जो रिसीव हो रही है वो हमें कैश में रिसीव हो रही है, तो कैश हमारा डेबिट हो जाएगा, और जो हमारा कमीशन है वो क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि इनकम हमारी हमेशा क्रेडिट होती है। ये हमारे तीन अकाउंटिंग के रूल्स हैं, जो कि हमारी अकाउंटिंग इन्हीं तीन रूल्स के अकॉर्डिंग होती है। इसके बाहर कोई अकाउंटिंग नहीं होती है। अगर आपको ये तीन रूल्स याद हैं तो आपकी अकाउंटिंग बिल्कुल सही और अच्छे तरीके से होगी। अब हमारा चौथा आता है लेजर। लेजर क्या होता है, लेजर क्या होता है, लेजर एक हमारी मेन बुक होती है, जिसमें सभी अकाउंट्स का एक समरी होता है।
हर एक पार्टी का लेजर अलग होता है, हर एक एसेट्स का होता है, इनकम का अलग लेजर होता है, एक्सपेंस का अलग होता है, परचेज का लेजर सर होता आपकी है। वॉइस ब्रेक हो रही है। हेलो, अभी क्लियर आ रही है? नहीं ठीक है, आवाज ठीक आ रही हाँ जी सर, है। ठीक है। तो लेज़र हमारे हर मेंबर्स का अलग अलग लेज़र होगा, कैश का अलग लेज़र होगा, बैंक का अलग लेज़र होगा, कैशियर कैपिटल का हमारा अलग लेज़र होगा, परचेज का अलग लेज़र होगा, सेल का अलग होगा, और हमारे जितने भी डेप्टर्स या क्रेडिटर्स हैं उन सबका लेज़र अलग होता है। तो मेंबर्स के लेज़र में क्या होगा, इसमें मेंबर्स की सारी डिटेल आएगी, जितने भी हमारे मेंबर्स ऐड किए हैं हमने, वो सारी डिटेल्स हमारे मेंबर्स की लेज़र में आएगी। कैश में हमारा कैश लेजर में क्या आएगा, जितना भी हमारा कैश हमारा प्राप्त हुआ है, रिसीव हुआ है, या कैश हमने पेमेंट्स करी है, तो वो जितनी भी हमने कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होंगे वो सारे हमारे कैश लेजर में आएंगे। फिर उसके बाद हमारा बैंक लेजर होता है, जिसमें कि हमारे बैंक से रिलेटेड खाली ट्रांजेक्शन जो भी होंगे वो हमारे सारे बैंक अकाउंट में आएंगे, बैंक लेजर में आएंगे। जितना भी हमें बैंक में रिसीव हो रहा है, जितना भी हम बैंक से पेमेंट्स कर रहे हैं, वो सारा कुछ हमारा बैंक लेजर में हमें दिखेगा। फिर हमारा शेयर कैपिटल, जितनी भी हमें शेयर कैपिटल रिसीव हुई है वो सारी हमारी शेयर कैपिटल लेजर में हमें दिखेगी। फिर हमारा आता है परचेज लेजर, जिससे भी हम परचेज करते हैं, जो आइटम हम परचेज करें वो सारी इन्वॉइसेस जितनी भी हम परचेज में एंट्री करेंगे वो सारा हमारा परचेज लेजर में दिखेगा। सेम उसी के अकॉर्डिंग हमारा सेल लेजर होता है, जितनी भी हम सेल करते हैं वो सारा हमारा सेल लेजर में दिखता है। संडी क्रेडिटर क्या होता है, संडी क्रेडिटर होता है जिसको हमें पैसा देना होता है। मान लीजिए किसी से हमने कुछ परचेज किया वेंडर से, तो उस वेंडर को हमें पैसा देना है, तो वो वेंडर हमारा संडी क्रेडिटर होगा। तो जितना भी हम हमारी लाइबिलिटी अगर जितनी भी हमारी लाइबिलिटी होगी संडी क्रेडिटर की, वो हमारा संडी क्रेडिटर में दिखेगा। संडी डेप्टर होता है जो हम सेल करते हैं जिससे हमें पैसा रिसीव होना होता है, वो हमारा संडी डेप्टर्स होता है। तो जो भी जिससे भी हमें पैसा रिसीव होना बाकी होगा वो सारा कुछ लेजर हमारा संडी डेप्टर्स में हमारा दिखेगा। तो मेन लेजर का हमारा होता है पर्टिकुलर अकाउंट का बैलेंस, हमें क्या चल दिखाना होता है कि कितना हमें लेना है, कितना हमें उसको देना है, वो सारा हमारा लेजर के थ्रू हमें सारी चीज इसमें दिखती है। उसके बाद हम लेज़र कैसे क्रिएट करते हैं, तो सबसे पहले हम अकाउंट्स इन्फो में जाते हैं, उसके बाद हम लेज़र में जाते हैं, उसके बाद हम क्रिएट बटन पे क्लिक करते हैं तो हमारा पेज खुल जाता है। फिर जिसका हमें लेज़र क्रिएट करना होता है उस मेंबर उसका नाम डालते हैं, फिर उसका ग्रुप डालते हैं। उसका ग्रुप आपको देखना होगा कि हमारा किस ग्रुप का लेज़र हम क्रिएट कर रहे हैं। मान लीजिए किसी हम डेप्टर्स का क्रिएट कर रहे हैं तो उसको हम संडी डेप्टर्स में डालेंगे। अगर हम किसी क्रिएटर का लेजर क्रिएट कर रहे हैं तो उसको हम संडी क्रिएटर में डालेंगे। अगर किसी मेंबर्स का क्रिएट कर रहे हैं तो कैपिटल अकाउंट, या अगर कैपिटल है तो कैपिटल अकाउंट में डालेंगे। अगर किसी कैश का लेजर क्रिएट कर रहे हैं तो कैश इन हैंड में डालेंगे। अगर बैंक का लेजर क्रिएट कर रहे हैं तो बैंक अकाउंट में डालेंगे। अगर हम परचेज का कोई लेजर क्रिएट कर रहे हैं तो उसका हमारा अंडर हेड परचेज अकाउंट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम सबके लेजर क्रिएट करेंगे। उसके बाद हमारा आता है कि हमारा डेबिट और क्रेडिट क्या होता है। जैसे कि हमने बताया था पर्सनल नॉमिनल उसमें कि डेबिट और क्रेडिट क्या होता है। जो भी पैसा हमारा आता है उसे हम डेबिट करते हैं, जो पैसा या हमारा कुछ जाता है वो हमेशा हमारा क्रेडिट होता है। जैसे हमारा कोई कैश रिसीव हुआ किसी मेंबर से तो कैश हम डेबिट करेंगे और मेंबर्स को क्रेडिट करेंगे। अगर हमने किसी पार्टी को पेमेंट्स किया है किसी सप्लायर को तो हम उसको डेबिट करेंगे, और कैश हमारा जा रहा है या बैंक से पेमेंट कर रहे हैं तो वो हमारा क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है। अगर हम कोई गुड्स परचेज कर रहे हैं, ठीक है, कोई मशीनरी परचेज कर रहे हैं, तो वो जो हमारा गुड्स या मशीनरी होगा वो हमेशा हमारा डेबिट होगा। उसके बदले में हम उसको कैश दे रहे हैं या बैंक के थ्रू पेमेंट्स कर रहे हैं तो वो हमारा क्रेडिट हो जाएगा। इसी के अकॉर्डिंग हमारा सेल, अगर हम किसी से कुछ हम अपने आइटम को सेल कर रहे हैं, कोई अगर हम बिजनेस है, कोई हमारा बिजनेस है, तो हम कोई मशीनरी अगर किसी को सेल कर रहे हैं तो हमारे पास कैश के रूप में पैसा आ रहा है तो वो हमारा डेबिट हो जाएगा। या बैंक में पेमेंट आ रहा है तो बैंक डेबिट हो जाएगा। और सेल हमारी क्रेडिट हो जाएगी, जो हमने बताई थी हमारी अगर इनकम है तो वो हमारी क्रेडिट होती है। तो मेन डेबिट का मतलब होता है आना और क्रेडिट का मतलब होता है जाना।
इसी के अकॉर्डिंग अब हमारा आता है शेयर अलॉटमेंट की एंट्री क्या होती है। लास्ट टाइम हमने समझा था कि शेयर कैपिटल क्या होता है और कैसे हम शेयर कैपिटल की अमाउंट रिसीव करते हैं शेयर एप्लीकेशन मनी में। अब जब हमारा शेयर एप्लीकेशन मनी पैसा रिसीव हो जाता है, उसके बाद हम पास थ्री कराते हैं, शेयर अलॉटमेंट कराते हैं। ठीक है, जब हमारा पास थ्री हो जाता है तो हमें शेयर को कैपिटल में ट्रांसफर करना होता है, शेयर एप्लीकेशन मनी को, उसे हम अलॉटमेंट कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा कोई भी शेयर एप्लीकेशन मनी हमें रिसीव हुआ तो कैश अकाउंट डेबिट करते हैं, और शेयर एप्लीकेशन मनी को हम क्रेडिट करते हैं जब हमारा कैश रिसीव हो जाता है। अब जब हमारा अलॉटमेंट की एंट्री होती है तो हमने शेयर एप्लीकेशन मनी को क्रेडिट किया था तो उसे हम डेबिट कर देंगे, और शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर रहे हैं तो शेयर कैपिटल हमारी क्रेडिट हो जाएगी। ठीक है, तो जो पैसा हमें रिसीव हो रहा है, कैश रिसीव हुआ, पहले हमने डेबिट किया, बैंक में हो रहा है तो बैंक डेबिट किया, और शेयर एप्लीकेशन मनी क्रेडिट कर दिया। जब हम शेयर अलॉटमेंट करते हैं बोर्ड मीटिंग के बाद, ठीक है, तो शेयर एप्लीकेशन मनी डेबिट हो जाएगा और शेयर कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, अब हम समझते हैं सिंपली खाता में हम इन सबको कैसे लेजर क्रिएट करेंगे और कैसे हम इनकी एंट्री करेंगे। तो सबसे पहले हम सिंपली खाता में आएंगे। सिंपली खाता यहाँ से लॉगिन करेंगे, मेल आईडी डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे और हम कैप्चर डालेंगे। ये हमारा डैशबोर्ड सिंपली खाता का ओपन हो गया। अब हमें शेयर एप्लीकेशन, पहले हम शेयर कैपिटल का समझ लेते हैं लेजर कैसे क्रिएट करेंगे। तो शेयर एप्लीकेशन मनी जब हमें रिसीव हुआ है तो उसका मेंबर्स हम क्रिएट करेंगे। कैसे हम कैश रिसीव करेंगे, तो उसके लिए पहले हमें मेंबर्स को क्रिएट करना पड़ेगा, मेंबर्स का लेजर। तो सबसे पहले हम अकाउंटिंग में आएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे SL चार सब लेजर चार्ट ऑफ अकाउंट्स का कॉलम दिख रहा होगा, उस पर आप लोग क्लिक करेंगे। शिवम जी, ये जी, आपसे रिक्वेस्ट है, 1 मिनट के लिए शेयर आप जो स्क्रीन शेयर करें वो कैंसिल कीजिए, किसी ने छेड़छाड़ की है शेयरिंग में। और फिर से मैं आपको एक्सेस देती हूँ। ओके, यस, अभी शेयर कीजिए। यस। तो सब फिर से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डैशबोर्ड में आएंगे लेजर क्रिएट करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे अकाउंटिंग का ऑप्शन दिख रहा है, अकाउंटिंग में जाएंगे। उसके बाद थर्ड कॉलम में हमें SL चार्ट ऑफ अकाउंट, सब लेजर चार्ट ऑफ अकाउंट्स दिख रहा है, तो इस पे हम क्लिक करेंगे। तो जैसे क्लिक करेंगे तो ये एक हमारा पेज खुल जाएगा। इसमें हमारे दो आइकन दिख रहे हैं, एक इंपोर्ट का और एक हमारा प्लस का। प्लस के साइन में देखेंगे क्रिएट का, जैसे आप एरो पे क्लिक करेंगे तो उसमें क्रिएट लिख के आ जाएगा। तो जैसे ही क्रिएट लिख के आएगा इस पर क्लिक कर देंगे तो एक हमारा क्रिएट न्यू चार्ट सब चार्ट ऑफ अकाउंट्स का पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको जिसका भी लेजर बनाना है उसका आप यहाँ पे नाम डालेंगे। ठीक है, उसके बाद उसका अंडर हेड क्या होगा। अब ये आपको मान लीजिए किसी मेंबर्स का अकाउंट बना रहे हैं, ठीक है, तो आप उसका यहाँ पे अंडर हेड इक्विटी में डाल दीजिए, और टाइप्स ऑफ यहाँ पे भी सेम रहेगा इक्विटी। अब ये शेयर कैपिटल में आप डाल रहे हो शेयर एप्लीकेशन मनी, तो सबसे पहले अभी हम शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव कर रहे हैं तो हम शेयर एप्लीकेशन मनी पे क्लिक करेंगे और इसको यहाँ पे हम क्रिएट कर देंगे। तो ये लेजर हमारा एक शेयर एप्लीकेशन मनी का क्रिएट हो गया। उसके बाद हम हमें इसी का सेम शेयर कैपिटल का लेजर भी क्रिएट करना है, क्योंकि हम शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव करने के बाद उस पैसे को हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। तो सब उसी के हम क्रिएट का बटन क्लिक कर लेंगे और फिर से नाम डालेंगे, और यहाँ पे अकाउंट्स में हम फिर से इक्विटी सेलेक्ट करेंगे, टाइप्स में इक्विटी आ जाएगा, और चार्ट ऑफ अकाउंट्स में इस बार हमारा शेयर कैपिटल आ जाएगा, क्योंकि हम शेयर कैपिटल का लेजर क्रिएट कर रहे हैं। और यहाँ पे क्रिएट बटन पे क्लिक कर देंगे तो हमारे दो लेजर क्रिएट हो गए हैं, एक हमारा शेयर एप्लीकेशन मनी का और एक हमारा शेयर कैपिटल का। ये दोनों लेजर जब क्रिएट हो जाएंगे उसके बाद आप वापस से अकाउंटिंग में आएंगे।
और यहाँ पे फोर्थ कॉलम में आप देखेंगे तो अकाउंटिंग एंट्री का ऑप्शन दिख रहा है। अकाउंटिंग एंट्री पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो ये हमारा अकाउंटिंग एंट्री का पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो अगर आपने कोई एंट्री ऑलरेडी पहले कर रखी है, अगर आपको उसका डेटा देखना है कि कब से कब तक हमारी कौन कौन सी एंट्री हो रखी है, तो आप यहाँ पे स्टार्टिंग डेट डाल सकते हैं, डेट मंथ एंड ईयर, और एंड डेट एंड मंथ एंड ईयर डाल के सर्च करेंगे तो जितनी एंट्री आपने उस डेट के अंदर कर रखी होंगी सारी एंट्री यहाँ पे आपकी शो हो जाएंगी। तो अभी हमें एक एंट्री नहीं करनी है, तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे प्लस आइकन का बटन दिया हुआ है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपका ये अकाउंट एंट्री का क्रिएट पेज ओपन हो जाएगा जिसमें आपको एंट्री करनी है। ये अकाउंटिंग नंबर जो है ये ऑटोमेटिक जनरेट होता है सिस्टम से। तो अगर आपकी पहली एंट्री है तो यहाँ पे 01 आ जाएगा, और ये हमारी तीसरी एंट्री तो यहाँ पे 03। इस हिसाब से आपका सीक्वेंस वाइज अकाउंटिंग नंबर ऑटोमेटिक जनरेट होता चला जाएगा। तो अब हमें कौन सी एंट्री करनी है? अगर हमें एक पैसा रिसीव हो रहा है तो सबसे पहले हम यहाँ पे 3 ऑप्शन देख रहे हैं, रिसिप्ट का, पेमेंट का, जनरल का। तो रिसिप्ट में हमें जो भी पैसा रिसीव हो रहा है उसकी एंट्री करेंगे, जो भी हम पेमेंट्स अगर किसी को कर रहे हैं तो वो पेमेंट्स में करेंगे, और कोई भी अगर हमारा अलॉटमेंट की एंट्री है, कोई भी हमें एडजस्टमेंट है तो वो हम जनरल एंट्री में करेंगे। तो सबसे पहले हम शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव करेंगे तो हम रिसिप्ट में यहाँ पे क्लिक करेंगे, और जिस डेट को हमें पैसा रिसीव हो रहा है वो ट्रांजेक्शन डेट हम यहाँ पे डालेंगे। आज ही की डेट में हमें पैसा रिसीव हो रहा है तो हम 16/10/2025 कहेंगे, और रेफरेंस नंबर हम अपने उसके लिए डाल देंगे कि कौन सा रेफरेंस नंबर हमें जो भी हम उसका डाल के हम सर्च कर सके। तो हमने मान लीजिए रेफरेंस नंबर 4 डाल दिया। डिस्क्रिप्शन में आप डालेंगे किस चीज़ का पैसा आप रिसीव कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप उसका डिटेल डालेंगे, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव बाय कैश। ठीक है, तो यही सेम आप यहाँ पे कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे भी आप डाल देंगे, और ऐड अकाउंट करेंगे क्रिएट पे, तो यहाँ पे 2 अकाउंट आ जाएंगे, एक आपको डेबिट के लिए आ जाएगा और एक आपका क्रेडिट के लिए आ जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कैश रिसीव कर रहे हैं शेयर एप्लीकेशन मनी का, तो यहाँ पे हमने कैश सेलेक्ट किया। बैंक में रिसीव कर रहे हैं तो बैंक सेलेक्ट करेंगे। तो अभी हम कैश रिसीव करें तो कैश। अब हमने आपको बताया था जो भी पैसा हमें रिसीव होता है उसे हम डेबिट करते हैं। जैसे हमें 1,000 रुपये शेयर एप्लीकेशन मनी का रिसीव हुआ है तो हम कैश यहाँ पे डेबिट करेंगे। उसके बाद हमें शेयर एप्लीकेशन मनी का पैसा रिसीव हो रहा है तो यहाँ पे हम सबसे पहले लेजर सेलेक्ट करेंगे शेयर एप्लीकेशन मनी, और हमने नाम बनाया हुआ है जैसे शेयर एप्लीकेशन मनी का बनाया हुआ था मोहित, इस पहले भी बना हुआ है, तो इसलिए जितने भी आपने यहाँ पे शेयर एप्लीकेशन मनी के सब लेजर बनाए होंगे सारे यहाँ पे शो करेंगे। तो जिसका भी पैसा आपको रिसीव हो रहा है उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्रेडिट में डाल देंगे 1000। क्रेडिट क्यों डाला? क्योंकि मोहित से हमें पैसा रिसीव हो रहा है, यानी कि मोहित पैसा दे रहा है, ठीक है, तो उसके हैंड से पैसा जा रहा है तो वो क्रेडिट हो गया। तो यहाँ पे आ गया डेबिट, कैश डेबिट हो गया, मोहित क्रेडिट हो गया। अब यहाँ पे हम क्रिएट के क्लिक कर देंगे तो ये हमारी एंट्री क्रिएट हो गई है। ये 16 तारीख की एंट्री है 03। यहाँ पे देखिए आ गया 1,000 रुपये हमें शेयर एप्लीकेशन मनी का रिसीव हो गया। अब हम इसका अलॉटमेंट करेंगे। अब हमें पैसा तो रिसीव हो गया, हमने बोर्ड मीटिंग करा ली, पास 3 हो गया। अब हमें पैसा कैपिटल में ट्रांसफर करना है। अभी ये हमारी लायबिलिटी में पड़ा हुआ है कि हमारे पास पैसा इसका रखा हुआ है, अब हमारा ये कैपिटल में ट्रांसफर होगा। तो उसके लिए हम वापस से एंट्री में जाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जर्नल एंट्री में जाएंगे, क्योंकि जितने भी हमारे एडजस्टमेंट एंट्री होती है या ट्रांसफर एंट्री होती है वो हम उसकी एंट्री जनरल में करते हैं। तो जिस डेट को हमारा पासरी या बोर्ड मीटिंग हुई है, जिस डेट को अलॉटमेंट हुआ है वो डेट हम यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद रेफरेंस नंबर हम डाल देंगे, जो भी उसका रेफरेंस नंबर हमने डाला था, 4 डाला था, 4 डाल देंगे। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे कि हम किस चीज़ की एंट्री कर रहे हैं। तो अभी हम शेयर एप्लीकेशन मनी का पैसा शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो बीइंग
हमने यहाँ पे नरेशन डाल दिया, शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। अब यहाँ पे हम लेज़र सिलेक्ट करेंगे। तो लेज़र कौन सा सिलेक्ट करेंगे? हमने वहाँ पे क्या किया था, कैश डेबिट किया था, शेयर एप्लीकेशन मनी क्रेडिट किया था। तो अब हम शेयर एप्लीकेशन मनी को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम शेयर एप्लीकेशन मनी को डेबिट करेंगे। तो शेयर एप्लीकेशन मनी ये हमारा शेयर एप्लीकेशन मनी आ गया। यहाँ पे हमने मोहित को किया था और यहाँ पे हम पहले डेबिट करेंगे 1,000 रुपये। अब हम क्रेडिट किसको करेंगे? शेयर कैपिटल जो हमने बनाया था। ठीक है, शेयर कैपिटल भी हमने मोहित का बना रखा था, तो यहाँ पे आ गया हमारा। जितने भी हमने शेयर कैपिटल के सब लेजर बनाएंगे वो सारे हमारे यहाँ पे शो करेंगे और यहाँ पे हम क्रेडिट कर देंगे। ये इस डिस्क्रिप्शन को यहाँ से कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे दोनों जगह हम यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल भी कर देंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए हमारा डेबिट और क्रेडिट दोनों बराबर हो गया। अब यहाँ पे हम क्रिएट बटन पे क्लिक कर देंगे। तो अब हमारी दो एंट्री हो गई। एक हमने कैश रिसीव कर लिया शेयर एप्लीकेशन मनी में और वो पैसा हमने शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। अब हमें इसमें देखना है कि हमारी शेयर कैपिटल कितनी हो गई है। तो उसको देखने के लिए हम वापस से यहाँ पे अकाउंटिंग में जाएंगे और यहाँ पे आप देखेंगे ट्रायल बैलेंस का ऑप्शन दिख रहा है। तो ट्रायल बैलेंस पे हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आपकी जितनी भी एंट्री होगी यहाँ पे आप फाइनेंशियल ईयर डाल दीजिए। अगर आपका अभी 25-26 चल रहा है तो 25-26 है। अगर 24-25 का देखना होगा 24-25 का हम यहाँ पे सिलेक्ट करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा कैश हमने पहले भी एंट्री करी इसलिए यहाँ पे 2,000 दिख रहा है डेबिट साइड। और शेयर एप्लीकेशन मनी में देखेंगे तो ये 0 हो गया क्योंकि हमें जो भी पैसा आया था वो हमने शेयर कैपिटल में यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया। तो शेयर कैपिटल हमारी कितनी होगी? 2,000 रुपये। 1,000 रुपये हमारी पहले की एंट्री थी और 1,000 रुपये हमने अभी एंट्री करी है। तो 2,000 रुपये हमारी यहाँ पे शेयर कैपिटल दिख रही है। अब आपको शेयर कैपिटल का लेजर देखना है कि किसका किसका हमें पैसा रिसीव हुआ है। उसके लिए आप वापस से यहाँ पे अकाउंटिंग में जाएंगे और यहाँ पे आप देखेंगे लेजर समरी का ऑप्शन दिया है और ये सब लेजर समरी का ऑप्शन दिया है। यहाँ पे लेजर समरी का ऑप्शन ये है कि आप डायरेक्टली सब इसका डायरेक्ट लेजर पूरा देख सकते हैं, उसके अंदर सब लेजर नहीं आएगा। जैसे आपने शेयर कैपिटल का लेजर देखा तो शेयर कैपिटल में कितनी अमाउंट है वो आपको दिख जाएगी, पर उस किससे प्राप्त हुआ है वो इसमें नहीं दिखेगा। सब लेजर में आपको उसका शेयर सब लेजर दिखेगा कि शेयर कैपिटल किस किस मेंबर से हमें रिसीव हुई है। तो अभी हमें शेयर कैपिटल देखना है किस किस मेंबर से हमें रिसीव हुई है। तो हम एसएल रिपोर्ट में जाएंगे और यहाँ पे हम डेट सेलेक्ट करेंगे। जैसे 1/4/25 31/26 का देखना है और यहाँ पे क्यों नहीं है? अच्छा हुआ जमा। वापस मैं उसी से तो बोल रहा था, जैसे एक जन का हो गया, अब एक जन के पास आप साइन कराने के लिए जाओगे तो कहाँ? यहाँ पे देखिएगा हमने फाइनेंशियल ईयर डाला, स्टार्ट डेट 1/4 से, एंड डेट डाली 31 दिन। यहाँ पे हमने लेजर सेलेक्ट किया शेयर कैपिटल और शेयर कैपिटल के अंदर जितने हमारे लेजर होंगे सबका अकाउंट सब लेजर में आ जाएगा। और हमने मोहित सेलेक्ट किया क्योंकि हमने मोहित से पैसा रिसीव किया था और उसी का ट्रांसफर किया है। तो हमने यहाँ पे सर्च किया तो यहाँ पे देखिए दो एंट्री आ गई हमारी। एक हमने 15 अक्टूबर को ट्रांसफर करी थी, एक हमने 16 अक्टूबर आज की डेट में ट्रांसफर करी 1,000 रुपये। तो टोटल हमारी शेयर कैपिटल आ गई 2,000 रुपये यहाँ पे शो करी है और यहाँ पे देखिए क्रेडिट में आ गई हमारी 2,000 रुपये। ये दोनों एंट्री आ गई हमारी किस डेट को, हमने दो ट्रांजेक्शन किए हैं, एक 15 तारीख में और एक 16 तारीख में। इसी प्रकार से अगर आपको शेयर एप्लीकेशन मनी का लेजर देखना है तो यहाँ से आप शेयर एप्लीकेशन मनी
का ग्रुप सेलेक्ट करिए और यहाँ पे शेयर एप्लीकेशन मनी का लेजर आ जाएगा, इसमें भी मोहित है, और यहाँ पे शेयर एप्लीकेशन मनी का लेजर। तो ये यहाँ पे देखिए दो आ गई, एक आपने कैश रिसीव किया और एक आपने कैश वो कर दिया, शेयर कैपिटल ट्रांसफर कर दी। यहाँ पे दो एंट्री आ गई। तो ये हमने एक 16 तारीख में करी थी ये अभी, कि हमने शेयर एप्लीकेशन मनी डेबिट किया और शेयर कैपिटल क्रेडिट करा था। तो ये एंट्री यहाँ पे आप सब लेजर में जाके देख सकते हैं, सबका लेजर। तो ये हो गया हमारा कि हम शेयर एप्लीकेशन मनी कैसे रिसीव करते हैं और उसको हम शेयर कैपिटल में कैसे ट्रांसफर करते हैं आफ्टर अलॉटमेंट। अब हम आते हैं हमारा लेजर कैसे क्रिएट करते हैं पार्टी का। तो सबसे पहले यहाँ पे हम कस्टमर वेंडर मेंबर्स का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे, तो इस पे हम जाएंगे। उसके बाद हम कोई अगर हम परचेज कर रहे हैं तो वो हम वेंडर होता है हमारा, और अगर हम किसी को सेल कर रहे हैं तो वो हमारा कस्टमर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कुछ परचेज करेंगे तो उसके लिए हम यहाँ पे लेज़र क्रिएट करना होगा, तो हम वेंडर का लेज़र बनाएंगे। ठीक है, अगर हम किसी से परचेज करें तो सबसे पहले हम उसका लेज़र बनाएंगे। तो यहाँ पे आप वेंडर पे क्लिक करेंगे और फिर से यहाँ पे तीन आइकन आपको दिखेंगे, एक इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और प्लस का। तो प्लस के आइटम पे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये हमारी क्रिएट न्यू वेंडर की विंडो पेज खुल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको उस वेंडर का पूरा डिटेल डालना है। यहाँ पे सबसे पहले आप नाम डालेंगे उस वेंडर का, फिर उसका कोई कॉन्टेक्ट नंबर है तो वो आप यहाँ पे डालेंगे। अगर उसका कोई मेल आईडी है तो डाल दें, वरना आप एफयू की भी मेल आईडी या कुछ भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर यहाँ पे आप इसमें सेव के लिए पासवर्ड वगैरह कुछ देना चाहें तो आप यहाँ पे पासवर्ड डाल सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद अगर उस वेंडर का जीएसटी नंबर है तो वो यहाँ पे डालेंगे। अगर एमएसएमई में कोई रजिस्ट्रेशन है तो यस कर देंगे, अगर नॉन एमएसएमई है तो नॉन एमएसएमई। उसके बाद यहाँ पे बिलिंग एड्रेस डालेंगे कि जो भी वेंडर का है उसका एड्रेस क्या है, उसका किस पे आप बिल करना चाह रहे हैं, उसका नाम, फ़ोन नंबर, पिन कोड और बाकी डिटेल्स हम यहाँ पे डाल देंगे, एड्रेस डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे शिपिंग एड्रेस, एक हमारा बिलिंग एड्रेस होता है, एक हमारा शिपिंग एड्रेस होता है। तो बिलिंग एड्रेस वो होता है जिस पे उसका बिजनेस रजिस्टर्ड होता है, जिस एड्रेस पे उसका बिजनेस रजिस्टर्ड होता है वो हमारा बिलिंग एड्रेस होता है। और जिस एड्रेस पे हमें मटेरियल को पहुंचाना है, मान लीजिए उसका बिलिंग एड्रेस जो है, हमारी पार्टी हमारी रजिस्टर्ड है दिल्ली की, लेकिन उसे जो मटेरियल चाहिए वो चाहिए आपका उत्तर प्रदेश में कहीं भी, तो हमारा बिलिंग एड्रेस हो जाएगा दिल्ली और जो शिपिंग एड्रेस होगा वो उत्तर प्रदेश का हम डाल देंगे। तो यहाँ पे बिलिंग एड्रेस में आ जाएगा जिस एड्रेस पे हमारी फर्म रजिस्टर है वो एड्रेस आ जाएगा, और शिपिंग एड्रेस में वो एड्रेस आ जाएगा जहाँ पे उसको मटेरियल चाहिए। तो वो सारी डिटेल्स हम यहाँ पे डाल देंगे। पिन कोड डालेंगे तो ऑटोमेटिक हमारा पूरा यहाँ पे लोकेशन ले लेगा जैसे ही आप पिन कोड वगैरह डालेंगे, और एड्रेस वगैरह पूरा कुछ भी डाल सकते हैं यहाँ पे। और ये सारी डिटेल्स भर के आप यहाँ पे क्रिएट कर देंगे। ये हमारा पूरा वेंडर क्रिएट हो गया, इसमें पूरी वेंडर की हमारी डिटेल हो गई।
तो ये वेंडर अगर हमारा परमानेंट वेंडर है, अगर हम इसी से करते हैं तो हम इसकी पूरी डिटेल हमारे पास अगर है तो यहाँ पे हम वेंडर क्रिएट करके पूरी डिटेल डाल देंगे। अगर हमारा कोई जैसे परमानेंट वेंडर नहीं है, अगर हम डायरेक्ट सेल करें, क्विक वेंडर अगर हम क्रिएट करना चाहते हैं तो उसका भी हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन दिया है क्विक परचेज वेंडर का, जिसमें हमारा सिर्फ मोबाइल नंबर और नाम डाल के उस वेंडर का हम पूरी बुकिंग कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। तो ये हमारा क्विक वेंडर है। मान लीजिए रेगुलर हमारा कस्टमर नहीं है तो हम यहाँ पे उसका मोबाइल नंबर या नेम डाल के उसको हम डिटेल यहाँ पे डाल के परचेज कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारा वो वेंडर जीएसटी में रजिस्टर्ड है या हमारा परमानेंट वेंडर है तो उसका हम यहाँ पे वेंडर क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो ये वेंडर जैसे ही क्रिएट हो जाएगा तो वो डिटेल आपको यहाँ पे पूरी उस वेंडर की डिटेल शो करेगी। अब हमारा वेंडर सिलेक्ट क्रिएट हो गया। अब हमें कस्टमर का क्रिएट करना है। अब हम किसी को कस्टमर को सेल करना चाहते हैं, अगर वो हमारा रेगुलर कस्टमर है तो उसकी भी डिटेल हमारी सेम इसी प्रकार से हमें भरनी पड़ेगी। हम कस्टमर में जाएंगे और यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे। कोई भी हमारा कस्टमर अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो उसका पूरा डिटेल हमें यहाँ पे डालना पड़ेगा। जीएसटी में है या एमएसएमई में रजिस्टर्ड है तो उस वेब कस्टमर की हमें पूरी डिटेल हमें यहाँ पे डालनी पड़ेगी। जीएसटी नंबर नहीं अगर है तो डाल दीजिए, नहीं है तो इसको छोड़ दीजिए। और यहाँ पे नॉन एमएसएमई, ये हमारी कस्टमर की आप डिटेल डाल के यहाँ पे क्रिएट कर देंगे। तो ये हमारे 3 लेजर क्रिएट हो गए। पहला हमारा मेंबर्स का लेजर क्रिएट हो गया, दूसरा हमारा वेंडर का लेजर क्रिएट हो गया, तीसरा हमारा कस्टमर का लेजर क्रिएट हो गया। इन 3 लेजर हमारे क्रिएट होने के बाद अब हम एंट्री करेंगे कि हम इस वेंडर से परचेज करेंगे, कस्टमर्स को हम सेल करेंगे और मेंबर से हमने कैसे रिसीव किया, एप्लीकेशन बनेगा। ठीक है, तो अब हमें सबसे पहले एंट्री करने के लिए तो हमें सबसे पहले आइटम क्रिएट करना पड़ेगा कि हम परचेज किस चीज़ का कर रहे हैं। मशीनरी परचेज कर रहे हैं या कोई एग्रीकल्चर का काम कर रहे हैं तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हमें क्रिएट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे प्रोडक्ट एंड सर्विस पे जाना है। यहाँ पे हमें देखना है प्रोडक्ट एंड सर्विस। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमें क्रिएट बटन पे जाना है। यहाँ पे हमें प्रोडक्ट डालना है। लेकिन सब जो भी आपका प्रोडक्ट है, मान लीजिए मशीनरी आप परचेज कर रहे हैं, ये नहीं है, कोई भी आइटम कर लेते हैं। अब यहाँ पे एसक्यू क्वांटिटी पूछ रहा है, आप कितनी करोगे, तो क्वांटिटी आप वो डाल दो, जितनी भी आप क्वांटिटी परचेज कर रहे हो एस्टिमेट डाल सकते हो यहाँ पे एसक्यू में, कुछ भी या केजी में है, पीसेस में है या किस में है वो आप डाल दो। डिस्क्रिप्शन में आप डाल सकते हो कि कौन से उसका है, मल्टीग्रेन है या अलग कोई इसका नाम है, तो वो आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हो। एक एस्टिमेट प्राइस आप डाल सकते हो, मार्केट में क्या चल रहा है उसका सेल प्राइस और क्या उसका परचेज प्राइस चल रहा है, तो एस्टिमेट आप यहाँ पे डाल सकते हो कुछ भी जो अगर आपको पता है। जैसे मान लीजिए इसका सेल प्राइस 200 केजी है, 200 रुपये पर केजी है, परचेज प्राइस 160 रुपये पर केजी है, तो एस्टिमेट प्राइस आप यहाँ पे डाल सकते हो। अगर उस पर जीएसटी लगता है तो आप यहाँ पे डालोगे और अगर ये एग्जेम्प्टेड है तो आप यहाँ पे छोड़ दोगे। उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी का ऑप्शन आ रहा है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे कैटेगरी का ऑप्शन आ रहा है। तो सब यहाँ पे कैटेगरी हमारी यहाँ पे कोई नहीं दिख रही क्योंकि अभी तक हमने कोई भी कैटेगरी यहाँ पे सिलेक्ट नहीं करी है। तो कैटेगरी के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे फिर से वापस से कैटेगरी के लिए सबसे पहले हमें वापस से सेटिंग में यहाँ पे आना है। ये प्राइमरी सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा है, आप इस पे आएंगे तो यहाँ पे आपको सारे ऑप्शन दिखेंगे। पहला जीएसटी का आएगा, सेकंड ऑप्शन आपका कैटेगरी का आएगा, थर्ड ऑप्शन आएगा यूनिट का और फोर्थ यूजर का और ये रोल का। तो आपको सिर्फ 3 कॉलम पे ध्यान देना है, पहला जीएसटी, कैटेगरी और यूनिट। कैटेगरी में आपका किस कैटेगरी का आपको आइटम है वो, या सीड है या फर्टिलाइजर है या क्या है, वो आपको यहाँ पे डालना है। मान लीजिए आपका
कोई आप सीड का बिजनेस कर रहे हैं, मतलब बीज वगैरह आप बेचते हैं या खरीदते हैं, तो यहाँ पे आप कैटेगरी में डालेंगे सीड, ठीक है। और यहाँ पे आप उसको 3 तरीके का आप इसको लेजर क्लिक करेंगे। एक आप अगर आप परचेज कर रहे हैं तो आप पहले एक्सपेंस में करेंगे, और कलर आप उसके बाद क्रिएट कर देंगे। फिर एक और लेजर बनाएंगे, क्योंकि आप जब परचेज करेंगे उसको आप सेल भी करेंगे। तो यहाँ पे एक बार फिर से सीड डालेंगे, और यहाँ पे आप इनकम पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका एक ऑप्शन हो गया एक्सपेंस का परचेज, और दूसरा ऑप्शन हो गया इनकम यानी कि सेल, ठीक है। अब एक और सीट का हम यहाँ पे कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे, प्रोडक्ट एंड सर्विस, यानी कि इसका स्टॉक हमारा वहाँ पे कैलकुलेट होगा यहाँ पे, कि आपने जो परचेज किया है, जो सेल किया है, उसको माइनस करके हमारा एक स्टॉक जनरेट होगा, कितना हमारा स्टॉक बचा हुआ है। तो वो हमारा प्रोडक्ट एंड सर्विस के लिए हमें सेम ग्रुप यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो एक ग्रुप, हाँ, एक कैटेगरी हमारी 3 सिलेक्ट होगी। एक कैटेगरी हमने बनाई सीट्स, जिसका हमने टाइप बना दिया एक एक्सपेंस का, एक इनकम का, और एक प्रोडक्ट एंड सर्विस का। एक्सपेंस हमारा हो गया अगर हम कोई सीट परचेज करेंगे वो एक्सपेंस में, और इनकम में हमारा वही सीट्स हमारा सेल में जाएगा, और प्रोडक्ट एंड सर्विस वही हमारा सीट हमारा स्टॉक में जाएगा, जो कि हमारा क्लोजिंग स्टॉक दिखेगा कि हमारा कितना हमने परचेज किया है, कितना हमने सेल किया है। तो परचेज माइनस सेल होके हमारा क्लोजिंग स्टॉक दिखेगा। तो ये हमारी कैटेगरी बन गई। और भी अगर कैटेगरी आपकी है, मान लीजिए और बिजनेस है, तो वो उस तरीके की कैटेगरी आप यहाँ पे अलग अलग बना सकते हैं। अब आपकी कैटेगरी तो बन गई। अब यहाँ पे आपको मान लीजिए किसी पे आपको जीएसटी लगता है, तो यहाँ पे आप जीएसटी पे क्लिक करेंगे। अब आपके जीएसटी रेट डालना है, प्रोडक्ट है या सर्विस है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। अगर आपकी सर्विस, अगर आपका प्रोडक्ट का बिजनेस कर रहे हैं तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्लिक करेंगे। अब आप जीएसटी रेट डाल लीजिए। मान लीजिए आपके 5 तरीके के प्रोजेक्ट है, कोई 5% रेट पे हमारा जीएसटी है, कोई हमारा 18% पे है, कोई हमारा 12% पे है। तो वो यहाँ पे आप जीएसटी डाल सकते हैं। अब जीएसटी रेट नेम में डालेंगे यहाँ पे जीएसटी, यहाँ पे आपने डाल दिया, यहाँ पे जीएसटी में सीजीएसटी, इसमें आप डालेंगे सीजीएसटी यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स। यहाँ पे आप जैसे आपका 5% टैक्स होता है, तो हमारा 2 भागों में डिवाइड होता है। एक, अगर आप यूपी के अंदर या स्टेट के अंदर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, तो वो 2 जगह जाता है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है, एक हमारे स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है। तो जो भी रेट होता है वो हमारा आधा आधा डिवाइड होता है, कि अगर हमारा 5% का कोई आइटम है, तो हमारा 2.5% जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, और 2.5% जाएगा हमारा स्टेट गवर्नमेंट के पास। वैसे ही हमारा अगर कोई 12% का आइटम है, तो 6% हमारा जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के पास, और 6% जाएगा हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, ठीक है। और वो आप यहाँ पे आप एचएसएन कोड डाल लीजिए, जो भी आपका प्रोडक्ट का आपका एचएसएन कोड हो। एचएसएन समरी आपको जीएसटी पोर्टल से भी मिल जाएगी, और गूगल से भी आप जीएसटी एचएसएन कोड सर्च कर सकते हैं उस आइटम का। शिवम जी, जी ये एचएसएन कोड तो प्रोडक्ट का होता है ना, तो यहाँ जी, तो हम स्लैब डाल रहे हैं, तो स्लैब का तो एचएसएन होता नहीं है। नहीं, एचएसएन कोड प्रोडक्ट का होता है, पर वो जैसे हम यहाँ पे 5% डाले प्रोडक्ट का, ठीक है। हाँ हाँ। तो अगर हमारा एक ही जैसे सीड्स पे या किसी पे काम कर रहे हैं, अगर उस पे हमारे सारा एग्रीकल्चर में 5% है, तो वो यहाँ पे आप एचएसएन कोड डाल देंगे, तो वो वहाँ पे ऑटोमेटिक आइटम पे ले लेगा। जब वहाँ पे आइटम क्रिएट करेंगे तो वहाँ पे एचएसएन कोड दिखाएगा आपके सारे 5% के। ओके। उसके बाद आप यहाँ पे यूनिट बनाएंगे कि केजी में है, पीसेस में है, या और किसी उसमें यूनिट में है, तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अब यहाँ पे हम अगर हमारा केजी में, हम किलोग्राम में बिजनेस कर रहे हैं, तो यहाँ पे केजी डाल के हम यहाँ पे क्रिएट कर देंगे।
और अगर हमारा दूसरा आइटम पीसेस में है तो यहाँ पे हम पीसेस डाल देंगे। अगर कोई पैकेज में है तो यहाँ पे हम पैकेट डाल देंगे। तो इस तरीके से हमारी यूनिट भी क्रिएट हो गई। अब हम हमारी यूनिट क्रिएट होगी, अब हमें आइटम बनाना है। तो वापस से हम प्रोडक्ट एंड सर्विस में जाएंगे। यहाँ पे प्रोडक्ट एंड सर्विस में जाने के बाद हम यहाँ पे फिर से क्रिएट बटन पे क्लिक करेंगे। अब हम उस आइटम का नाम डालेंगे, किस हमारा आइटम बनाना है हमें। मान लीजिए हम गेहूं का बीज यहाँ पे कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने डाला। और डिस्क्रिप्शन में आप डाल दीजिए कौन सा गेहूं है, वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। एस्टिमेट प्राइस आप सेल का डाल सकते हैं कि आपका क्या चल रहा है, और क्या परचेज प्राइस है वो आप डाल सकते हैं एस्टिमेट करके। अगर वहाँ पे देखिए हमने जीएसटी डाला था, जैसे यहाँ पे आपके जितने जीएसटी बने होंगे वो यहाँ पे कोड आपके आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप अगर इसमें तो जीएसटी लगता नहीं है तो आप इसको छोड़ दीजिए, एग्जेम्प्ट है। तो यहाँ पे कैटेगरी जो हमने बनाई थी वो आ गई, सीड्स। और भी अगर कैटेगरी होती तो वो आपकी यहाँ पे सारी शो करती। तो अभी हमने सीड की कैटेगरी बनाई थी, सीड आ गई। यूनिट हमने वहाँ पे बनाए थे, तो देखिए सारे यूनिट्स यहाँ पे शो कर रहे हैं, केजी, पैकेट एंड पीसेस। तो अगर हमारा केजी में है तो केजी सेलेक्ट कर लेंगे, पैकेट में पैकेट सेलेक्ट कर लेंगे, पीसेस है तो पीसेस सेलेक्ट कर लेंगे। तो हमने केजी सेलेक्ट कर लिया। अगर आपकी क्वांटिटी, अगर आपका कोई ओपनिंग बैलेंस है, इसका पिछला आपका ओपनिंग इसमें डालना है, तो आप यहाँ क्वांटिटी डाल सकते हैं, वरना इसको आप जीरो कर दीजिए। इसको जीरो करके आप यहाँ पे क्रिएट कर दीजिए। तो ये आपका आइटम यहाँ पे क्रिएट हो गया। एक आईडी जनरेट हो जाती है, ऑटोमेटिक आईडी जनरेट होती है हमारे सिस्टम से। जब आप आइटम क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे आईडी जनरेट हो जाएगी, आईडी आपकी। तो ये आपका एक आइटम यहाँ पे क्रिएट हो गया। शिवम अब जी, इस, जी इसमें हम लोग परचेज प्राइस क्यों डाल रहे हैं? परचेज प्राइस तो अगर हम कोई परचेज में नहीं, अगर हम अगर कोई आपको नहीं पता है तो उसको आप जीरो कर दीजिए। एक एस्टिमेट प्राइस यहाँ पे आप जो डाल देंगे, तो जब आप एंट्री करने जाएंगे तो वो आपको वहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा कि आपका ये परचेज प्राइस है। वो मैनुअल होता है, आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। अगर आपका चेंज हो रहा है तो उसको चेंज कर दीजिए, नहीं, वरना आपको नहीं, वहाँ पे डालना नहीं पड़ेगा। ये स्टॉक का जो डिटेल जो हम डाल रहे हैं, तो हम जो परचेज करेंगे तो वो क्या ऑटो पॉपुलेट नहीं होगा? नहीं, वो जो आप यहाँ पे परचेज प्राइस डालेंगे वो ऑटोमेटिक वहाँ पे शो कर जाएगा, ऑटोमेटिक आ जाएगा वो प्राइस। वो बिलिंग के समय ना, मतलब जब हम सेल करेंगे तो उस समय। हाँ हाँ, जब लेकिन आप हम ये परचेज समा करेंगे तो अगर परचेज में आ जाएगा, सेल करेंगे तो सेल में आ जाएगा, क्योंकि दोनों आपने वहाँ पे एस्टिमेट डाले हैं। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे दो प्राइस पूछ रहा है, एक आपका सेल प्राइस पूछ रहा है एस्टिमेट, एक आपका परचेज प्राइस पूछ रहा है। ठीक है, तो इस आइटम की जब आप परचेज करेंगे तो ये प्राइस आपका वहाँ पे शो हो जाएगा, और जब इस आइटम की आप सेल करेंगे तो ये सेल प्राइस वहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक ठीक है, थैंक यू। अब वो कुछ बढ़ेगा घटेगा तो वो आप मैनुअल उसमें चेंज कर सकते हैं। सर इसमें ये सेल प्राइस और ठीक है, परचेज प्राइस में तो अपने से भी कर सकते हैं। जी जो सेल प्राइस आप यहाँ डाल रहे हैं ये शो करेगा, हाँ, इसमें अगर हमें कम ज्यादा हमें करना है वो तो आप कर सकते हैं, वो मैनुअली चेंज हो जाएगा। वो तो आपका सिस्टम कम ज्यादा होता रहता है, तो वो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। अब जैसे आपको चलिए, कोई इस आइटम का परचेज कर रहे हैं, ठीक है, तो आप ठीक परचेज इनवाइस पे यहाँ पे जाएंगे। उसके ठीक बाद यहाँ पे प्लस का साइन दिख रहा है, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपने जो वेंडर बनाया होगा वो सारे वेंडर यहाँ पे आ जाएंगे। हमने एक ही वेंडर बनाया था तो यहाँ पे वेंडर आ गया। उसका देखिए सारा डिटेल जो आपने भरा था वो सारा कुछ आ गया यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ परचेज इनवाइस डेट डालेंगे। यहाँ आपका ड्यू डेट आ जाएगा, जितने भी आपको ड्यू डेट रखना है, 30 डेज का, 15 डेज का, 1 वीक का, वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, ये बिलिंग नंबर ऑटोमेटिक आता है। प्लेस ऑफ सप्लाई आपका बिल थ्रू शिप टू के अकॉर्डिंग आ जाता है। ठीक है, वो आप वहाँ पे जब डिटेल भरेंगे, यहाँ पे आपका कैटेगरी जो जो आपने कैटेगरी बनाई होगी वो सारी कैटेगरी यहाँ पे शो करेगी। किस कैटेगरी का आप परचेज कर रहे हैं वो यहाँ पे सिलेक्ट करिए। ऑर्डर नंबर आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, जो भी आपका चल रहा हो परचेज का। ठीक है, वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, पहली परचेज है या जो भी आप डालना चाहें यूनिक नंबर, वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट एंड सर्विस आ जाएगा। इसमें आपको आइटम सेलेक्ट करना है, किस आइटम का परचेज कर रहे हैं। हमने यहाँ पे एक आइटम बनाया है वीट, तो यहाँ पे देखिए जो हमने डाला था ऑटोमेटिक आ गया परचेज प्राइस। ठीक है, अब यहाँ पे आप आइटम कितनी क्वांटिटी है यहाँ पे डाल दीजिए। अब आपको परचेज प्राइस चेंज करना है तो अब यहाँ पे चेंज कर सकते हैं।
ओके सर जी। ठीक है, तो आपका आइटम आ गया यहाँ पे, क्वांटिटी आ गया यहाँ पे, प्राइस आ गया। अगर अगर आपका यहाँ पे जीएसटी लग रहा होता तो टैक्स परसेंटेज में यहाँ पे जीएसटी आ जाता। कोई अगर डिस्काउंट अगर देना चाहे तो यहाँ पे डिस्काउंट दे सकते हैं, वरना आपके यहाँ पे 2,000 रुपये बिफोर टैक्स आया है। ठीक है, अब आपका यहाँ पे 2,000 रुपये सब टोटल आ जाता। अगर आपके यहाँ पे जीएसटी लगता तो जीएसटी का अमाउंट यहाँ पे आ जाता, डिस्काउंट यहाँ पे आ जाता, और यहाँ पे पूरा टोटल अमाउंट आ जाता विद जीएसटी। यहाँ पे आप चेक कर लीजिए आइटम आपका सही, अपनी परचेज इनवॉइस से अपना पूरा डिटेल चेक कर लीजिए, उसके बाद यहाँ पे आप क्रिएट कर दीजिए। ये आपकी परचेज जो है ये क्रिएट हो गई। ठीक है, तो जब ये परचेज क्रिएट होगी तो अभी ये ड्राफ्ट में दिखेगी आपको, ये तब तक सेंड नहीं होगी, तब तक आप इसको सेंड पे क्लिक नहीं करेंगे। तो ये आपकी एक इनवॉइस अभी खाली ड्राफ्ट में बनी हुई है। जब ये बन जाए तो उसके वापस से अगर आपको लगता है कि नहीं आप इसी डेट को हमें सेंड करना है, तो आप यहाँ पे एडिट पे जाएंगे और यहाँ पे अपनी डिटेल वापस से चेक करेंगे, और सॉरी इस पे क्लिक करेंगे, बिल नंबर पे क्लिक करेंगे, और देखिएगा यहाँ पे पूरी आपकी डिटेल आ गई जो आपने बनाई थी। ठीक है, सेल की, यहाँ पे आपका बारकोड आ गया, यहाँ पे बिल नंबर आ गया, यहाँ पे इशू डेट आ गई, ड्यू डेट्स आ गई, डिटेल्स वगैरह आप पूरी चेक कर लीजिए। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे आपका सेंड का ऑप्शन दिख रहा होगा, किस जिस डेट को आपको इनवॉइस सेंड करनी है। मतलब सेंड करने के बाद आप इस इनवॉइस में चेंजेस नहीं कर सकते, आपकी इनवॉइस प्रॉपरली पूरी तरीके से जनरेट हो जाएगी। ये आपकी मेल या जो भी आपने मेल आईडी मोबाइल नंबर डाला होगा उस पर सेंड हो जाएगी। तो जिस डेट को आप यहाँ पे इनवॉइस सेंड कर देंगे तो वो इनवॉइस प्रॉपरली आपकी बन जाएगी। ये आपकी बिल सक्सेसफुली आपकी सेंड हो गई, आपकी मोबाइल नंबर या सॉरी मेल आईडी में आपकी बिल इनवॉइस सेंड हो गई। ठीक है, तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, वापस से अगर भेजना चाहे तो यहाँ से कर सकते हैं। और अब इसके बाद जब इनवॉइस सेंड होगी तो अब आपको अगर उसी समय इसका पेमेंट करना है तो वो आप अब यहाँ पे पेमेंट्स में जाके उसी समय इसका पेमेंट्स भी कर सकते हैं। पेमेंट्स कर देंगे तो ये पूरा इनवॉइस पूरी तरीके से बन चुकी होगी, क्योंकि इनवॉइस भी बन गया, उसका पेमेंट भी वेंडर को हमने कर दिया। तो अगर आपको उसी समय इसका पेमेंट करना है तो आप यहाँ पे पेमेंट पे क्लिक करेंगे, और जिस डेट को आप यहाँ पे पेमेंट्स कर रहे हैं वो डेट आप यहाँ डालेंगे। अगर आप मान लीजिए 2,000 में 1,000 पेमेंट्स कर रहे हैं तो यहाँ पे आप 1,000 डाल दीजिए, और अगर आप पूरी पेमेंट्स कर रहे हैं तो आप पूरी पेमेंट्स यहाँ पे ऑटोमेटिक आती है तो आप उसको रहने दीजिए। अब आप कैश से पेमेंट कर रहे हैं, बैंक से पेमेंट कर रहे हैं, वो दोनों आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। अब आप मान लीजिए कैश से पेमेंट कर रहे हैं इसको, तो आप कैश यहाँ पे सिलेक्ट कर दीजिए, यहाँ रेफरेंस डाल दीजिए, जो आपने रेफरेंस नंबर आपने बनाया होगा, यूनिक नंबर आपको परचेज का जिस यहाँ पे, तो आप यहाँ पे डाल दीजिए और यहाँ पे डाल दीजिए बीइंग। ठीक है, अगर आपकी कोई रिसिप्ट वगैरह है तो यहाँ पे आप यहाँ पे डाल सकते हैं, और इसको डाल के आप यहाँ पे ऐड कर दीजिए। तो ये आपकी पूरी एंट्री कंप्लीट हो गई। यहाँ पे आपकी इनवॉइस आ गई, यहाँ पे आपकी पेमेंट डिटेल आ गई, तो ये आपकी पूरी परचेज कंप्लीट हो गई। तो आज के सेशन में जो जो हमने आपको सिखाया कि अकाउंट्स क्या होते हैं, लेजर क्या होते हैं, कैसे हम वेंडर क्रिएट करते हैं, कस्टमर क्रिएट करते हैं, डेबिट क्रेडिट कैसे करते हैं, वो सारा कुछ आज हमने सीखा इस सेशन में। तो आज का सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं। तो जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वो आप पूछ सकते हैं। सर मेरा एक क्वेश्चन था, वो आपका वेंडर और आपका मेंबर। हेलो जी जी बताइए। उसमें सर डिलीट ऑप्शन और वो एडिटिंग ऑप्शन नहीं है क्या? वेंडर नहीं, वेंडर में एडिट ऑप्शन है, मेंबर्स में हमारा एडिट ऑप्शन नहीं है। अगर आप मेंबर्स का शेयर का रिसीव कर रहे हैं, शेयर सर्टिफिकेट के लिए आप मेंबर्स क्रिएट कर रहे हैं तो उसके लिए हमने एडिट ऑप्शन नहीं दिया है। लेकिन आप अगर आप शेयर एप्लीकेशन मनी का पैसा रिसीव कर रहे हैं उसके लिए मेंबर्स क्रिएट कर रहे हैं, या शेयर कैपिटल के लिए, तो उसमें हमने एडिट ऑप्शन दिया, उसको चेंज कर सकते हैं। लेकिन एंट्री करने से पहले, एंट्री करने के बाद आप चेंज नहीं कर पाओगे। सर वो वेंडर का
वेंडर का भी आप कर सकते हैं एंट्री करने से पहले। एंट्री करने के बाद आप कोई चेंजेस नहीं कर पाओगे, वो फिर डिलीट एंट्री होगी। करने के बाद नहीं कर पाएगी। हाँ, वेंडर चेंज नहीं होगा, एंट्री डिलीट होगी, उसके बाद होगा। और डिलीट हम लोग कर सकता है या वो सिंपली करता सपोर्टिंग टीम कर नहीं, देगा? ये वेंडर की एंट्री आप डिलीट कर सकते, परचेज सेल्स वगैरह की एंट्री आप लोग डिलीट कर सकते हो। सर कहाँ पे कर सकता है, अभी देखा सकता है? मैं दिखाता मतलब कि सर मेरा वो एंट्री किया था उसमें आपका वो पेमेंट वो बिलिंग है ना, उसमें डबल हो गया वो पेमेंट। हूँ। एक मिनट तो, स्क्रीन आपको दिख रही है? नहीं सर। नो सर। अभी दिख रही है स्क्रीन? हाँ हाँ, ये यहाँ सर। पे आप जाएंगे अकाउंटिंग में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे अकाउंटिंग एंट्री का ऑप्शन दिख रहा है 4 नंबर पे, इस पे आप क्लिक करेंगे तो जो जो एंट्री यहाँ पे आप डेट डालेंगे, जिस डेट्स को आपने एंट्री करी, अगर आपको वो डेट पता हो तो वो यहाँ पे डाल सकते हैं। हमने 16/10 में करी है, 16/10। ये हमारी एंट्री आ गई है। यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ पे देखिए डिलीट का ऑप्शन दिया हुआ है, ये रेड कलर से जो बना हुआ है, ठीक है। सर ये तो हम डिलीट किया है, लेकिन वो वेंडर में वो दिखा रहा है कि आपका पेमेंट आपको वो जिसको वेंडर बनाया ना है ना, उसको सर आपका पेमेंट देने के लिए दिखा रहा है, इसीलिए मतलब। तो वो पेमेंट्स तो आपको दिखाएगा जब तक आप पेमेंट उसका करेंगे नहीं, वो तो आपका शो करेगा ही, क्योंकि जब आप पेमेंट्स करेंगे तभी तो वो पूरा कंप्लीट होगा लेजर एंट्री। आपने किसी से परचेज किया है वेंडर से, ठीक है, आपने उसको पेमेंट नहीं किया तो वो लाइबिलिटी तो आपकी खड़ी रहेगी जब तक आप उसको पेमेंट नहीं करेंगे। पेमेंट किया है, लेकिन सर वो उसका जो पेमेंट है ना, उसका हम डबल डबल एंट्री कर दिया मतलब। तो वो एंट्री यहाँ पे आपकी शो कर जाएगी, जो जो एंट्री आपने करी है वो सारी एंट्री यहाँ पे शो करेगी। और एक्शन टैब में आपको डिलीट का ऑप्शन दिखेगा यहाँ पे, तो आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पे आप डेट डाल के सिलेक्ट करिए, ठीक है, जिस डेट को आपने एंट्री करी है वो। अरे अकाउंटिंग में तो डिलीट हो रहा है, लेकिन वेंडर में डिलीट नहीं हो रहा है, इसीलिए हम वेंडर पूछ में रहा था डिलीट वो। वेंडर में डिलीट नहीं होगा, एंट्री आपकी यहाँ पे शो करेगी, वेंडर में थोड़ी डिलीट होगी। वेंडर तब डिलीट होगा जब आप सारे वेंडर्स की जितनी, उस वेंडर की जितनी एंट्री आपने कर रखी होगी सारी एंट्री डिलीट होंगी, तब जाके वेंडर एडिट होगा। अगर कोई भी एंट्री पड़ी होगी तो ओके वेंडर एडिट नहीं होगा। ओके सर। हेलो सर। हेलो सर। जी। सर जैसे मैं सर कोई ये प्रोडक्ट परचेज किया हाँ। तो कोई उसको हम सेल करते हैं, हम्म। तो सर उसका कोई रेट मतलब 160 रुपये फिक्स है, तो कोई 150 दे देता है, 140 दे देता है, तो उसमें क्या करना पड़ेगा सर? नहीं, जो आपका पैसा रिसीव हो रहा है उसी के अकॉर्डिंग ही तो आप फिर सेल काटोगे। अगर आपका मान लीजिए आपने 160 की सेल काट दी, आपका रिसीव 150 हुआ, तो 10 रुपए तो आपका वैसे फिर लॉस हो जाएगा ना। ये सर वो तो यहाँ किसान समझते ही हैं सब अपन, जो मन कोई 150 दे देता है, कोई 160 दे देता है। नहीं, वो आपको तो फिक्स करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो आपकी अकाउंटिंग एंट्री नहीं है, तो आपकी उस पे आ गया कि आपको जो आपने जो सेल किया है तो उसके अकॉर्डिंग आपको पैसा नहीं मिल रहा है, तो वो आपका लॉस में चला जाएगा। या नहीं तो तो वो सर मतलब आपका, परचेज परचेज प्राइस 120 रुपये है, तो कोई मतलब हाँ, कम दे देता है, 150 देता है, कोई 160 देता है, प्रॉफिट तो हमारा हो रहा है। परचेस में। हाँ परचेज 120 रुपये का हुआ है, हाँ अब हाँ। सेल हम 150 का कर रहे हैं। तो ठीक है, तो तो कोई जो देखिए जो आप एंट्री करेंगे वो उस हिसाब से आपका प्रॉफिट एंड लॉस निकालेगा, ठीक है। अब मान लीजिए आपने 150 की आपने सेल करी है, ठीक है, अब आपको 120 रुपये रिसीव हुआ है, तो अकाउंटिंग के हिसाब से तो आपको 30 रुपए का नहीं मिला ना, वो तो तीस नहीं। रुपए आपकी दिखा देगा कि आपको 30 रुपए लेने हैं वहां से, हाँ हाँ। है ना। तो वो डेप्टर्स में ऐसे आपको तो 30 रुपए आपको बैलेंस शीट में दिखेगा, वो आपका हर अब बार। जो हम एस्टिमेटेड प्राइस डाल देते हैं जैसे 160 रुपये, अगर उससे कम डालेंगे तो हमको लॉस में दिखेगा सर? नहीं, लॉस में ही दिखेगा, उसको आप डाल सकते हैं, क्योंकि प्राइस क्यों होते हैं, बढ़ते घटते रहते हैं। ये हाँ आपने वो। एस्टिमेट प्राइस आपके लिए डाला हुआ है कि आपको जैसे कभी नहीं याद है, मान लो आपको, तो वहां पे आपको दिखा देगा कि नॉलेज के लिए आपका ये 150 रुपये आपने डाला था लास्ट टाइम, ये आपका शो कर रहा है। अब आपको अगर पता है कि कम है ज्यादा है तो आप वहां से एडिट कर सकते हैं मैनुअली। ओके सर, एक और है, जैसे हम किसी को सामान बेच दिए तो वो लाके कभी कभी रिटर्न कर देते हैं, तो सर रिटर्न का एंट्री नहीं होगा इसमें?
नहीं होता है, उसके लिए आप डेबिट और क्रेडिट नोट का इशू कर सकते हैं, डेबिट और क्रेडिट नोट की एंट्री कर सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन में हम उसको भी कवर करेंगे, डेबिट और क्रेडिट नोट को। ओके सर, थैंक यू सर। सर हमारा एक क्वेश्चन था। हेलो। जी सर हम लोग जैसे देहात से परचेज करते हैं जी। तो उनको एडवांस पेमेंट करते हैं, जैसे कि उनको उनका पेमेंट जो प्रॉफिट हमें मिलता है उनकी उन्हीं की पॉश मशीन में शो होता है, यानी कि उन्हीं के अकाउंट में ऐड होता है। अच्छा। तो पॉश मशीन से हमने पेमेंट कर दिया, ऑर्डर बुक हो गया, उसके बाद जो हमारे पास जैसे पेमेंट मोड क्या चढ़ाएंगे, जो हमने प्रॉफिट पेमेंट उनको दिया है तो आपने पेमेंट मोड। एडवांस पेमेंट किया है हाँ, एडवांस पेमेंट ही जाता है तो हमेशा। आप अकाउंटिंग में जाके, जो हमने 3 कॉलम दिखाए थे, एक आपकी रिसिप्ट, पेमेंट और जनरल, 3 ऑप्शन दिखाए थे, जी तो जी जी। ठीक है, वहां से आप पेमेंट पे क्लिक करेंगे और जिससे आप पेमेंट्स कर रहे हैं उस पे आप एंट्री उसमें डाल सकते हैं। अच्छा अच्छा, अगर आप मतलब एक बैंक से क्रिएट पेमेंट कर रहे हैं क्रिएट तो कर बैंक सकते हैं क्रेडिट हम। करके और उस पार्टी को डेबिट कर देंगे, तो वो आपका पार्टी के लेजर में वो शो करेगा उतना। ओके सर, थैंक यू। सर हेलो। हाँ जी। जैसे कोई जो डेली फ्लक्चुएट होता है, जो उसके लिए कुछ रेंज का है कि नहीं सर, कि हाँ इस प्रोडक्ट का हम ये रेंज डाल दें, कि क्या वेंडर को एक उसके बाद बिल काटने के समय वो रेंज शो करे। आपका क्वेश्चन जैसे नहीं जो समझ आया, डेली एक बार फिर बेसिस से पे रिपीट, जिसका चेंज एक होता बार है। क्वेश्चन रिपीट करेंगे फिर से। जैसे कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो डेली बेसिस पे उनका रेट थोड़ा 1 रुपया आगे पीछे होता है, तो ऐसा कोई इसमें हम्म। सिस्टम है कि हम एक रेंज सेट कर दें इस प्रोडक्ट का, कि जब हम एंट्री करने जाएं तो फिर उस रेंज का ऑप्शन दें। नहीं, वो प्रोडक्ट पे हम रेंज नहीं डाल सकते, प्रोडक्ट तो हमारा घटता बढ़ता रहता है ना, तो वो हम प्रोडक्ट पे डाल देंगे तो फिर वो दिक्कत का, वही हम एक एस्टिमेट प्राइस डाल सकते हैं प्रोडक्ट का, कि एस्टिमेट प्राइस हमारा ये है, लेकिन अब घट बढ़ रहा है तो वो सिस्टम को कैसे पता चलेगा, ऑटोमेटिक नहीं लेगा ना वो। नहीं नहीं, जैसे एक हो गया कि जैसे मान लीजिए केला का दाम है डेली 1 रुपया हम्म आगे पीछे चल रहा है, तो हम हम्म। 10 से 15 का बीच का रेंज डाल दें, जब हम डालने से तो जो जो रेट हम डाले वो शो करे, इस टाइप का कुछ। नहीं, वो आपका ये है कि आप उसका एस्टिमेट प्राइस डाल सकते हैं बना के, जैसे मान लीजिए अगर 10-15 रुपए चल रहा है आपका, तो आपने 15 रुपए एस्टिमेट प्राइस डाल दिया, ठीक है, जब आप एंट्री करने जाएंगे तो 15 रुपए ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब आपको पता है कि नहीं वो उसका 14 हो गया या 16 हो गया, तो वो आप मैनुअली आप उसमें डाल सकते हो। सर एक ही पूछना था, ये जैसे कि कोई मेरा बैड डेब्ट हो गया, तो बैड डेब्ट हो गया तो उसको राइट ऑफ कर सकते हैं? हाँ, वो राइट ऑफ कर सकते हैं, लेकिन वो आपको अप्रूवल अपने डायरेक्टर से लेना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इसमें राइट ऑफ की एंट्री डालेंगे। कुछ भी अगर आपको राइट ऑफ करना है तो वो आपको अप्रूवल के बाद ही आपको डालना है यहाँ पे। राइट ऑफ आप कर सकते हैं अकाउंट्स में। ठीक। हेलो सर। उसके लिए फिर क्रिएट करना पड़ेगा लेजर? हाँ, उसके लिए तो लेजर तो सबके लिए क्रिएट करना पड़ेगा, जो भी आप एंट्री या करेंगे वो सबका लेजर आपको पहले क्रिएट करना पड़ेगा, तभी तो आप एंट्री कर पाएंगे। मेरा करेगा तो कुछ ऐसा लेजर होता है नॉर्मल जो देखिए, अकाउंट्स राइट ऑफ करके एक लेजर क्रिएट कर सकते हैं, उसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डाल सकते हैं, उसका अंडर हेड। ठीक। सर हमने एक बेंडर क्रिएट किया था, उसमें अपन ने कुछ सीड मंगाए थे, जो कि अपन ने वो बिल तो डिलीट कर दिया, लेकिन स्टॉक में अभी भी आ रहा है। आपने बिल डिलीट कर दिया, स्टॉक में आ रहा है? हाँ मतलब उसका बिल बिल का अपन ने पेमेंट भी कर दिया, इनवॉइस जनरेट कर दिया था उसका। आपने इनवॉइस जनरेट कर दिया तो आपको पूरी इनवॉइस डिलीट करनी पड़ेगी। डिलीट कर दिया सर, फिर भी स्टॉक में दिखा रहा है। फिर भी स्टॉक में दिखा रहा है? नहीं, हाँ स्टॉक सर। में आपका क्वांटिटी परचेज एक सेल की किसी एक की दिखा रहा होगा, वो एंट्री तो वहां से हट गई होगी। एंट्री तो हट गई, लेकिन रिपोर्ट्स में आ रहा है। नहीं, रिपोर्ट्स में तो स्टॉक तो दिखाएगा, क्योंकि आपने परचेज तो किया होगा तभी तो सेल किया है ना। तो आपने सेल दोनों सेल दोनों सेल एंट्री नहीं किया डिलीट नहीं सर। करी होगी ना, आपने एक एंट्री डिलीट करी होगी ना। नहीं सर, अपन ने सेल नहीं किया, ओनली परचेस का ही डिलीट किया था, लेकिन स्टॉक में फिर भी परचेस का आ रहा है। ठीक है, आप अपना मतलब जो डबल भी एंट्री। क्वेरी है एक बार मेल पे भेज दीजिएगा तो हम उसको दिखाते हैं। ठीक है सर। हेलो सर। जी। सर सिंपली खाता मेंटेन करने से हमारा एफपीओ का क्या फायदा होगा, मतलब क्यों करेंगे हम मेंटेन? सिंपली खाता मेंटेन करने से आपका एफपीओ का ये फायदा होगा, क्योंकि एफपीओ में आपका बिजनेस क्या चल रहा है आपको उसकी जानकारी मिलेगी। आप लॉस में चल रहे हैं या प्रॉफिट में चल रहे हैं, आपको वो डेटा आपका सिक्योर रहेगा, आपका हर एक चीज का आपको लाइबिलिटी और एसेट्स पता चलते रहेंगे कि हमारा बिजनेस में क्या चल रहा है, कितना हमारा एसेट्स आ रहा है, कितनी हमारी लाइबिलिटी है, कितना हमारा कैश ट्रांजेक्शन हो रहा है, क्या हमारा बैंक ट्रांजेक्शन हो रहा है, क्या आज की हमारी डेट, क्या आज की डेट में हमारा क्या प्रॉफिट है
और हम अगर हमारा प्रॉफिट है तो किस आइटम पे हम प्रॉफिट कमा रहे हैं, किस में हम लॉस कमा रहे हैं। तो बिजनेस ग्रोथ के लिए हमें अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ते हैं। तो अकाउंट्स के लिए हमें सबसे सिंपल है हमारा सिंपली खाता। इसमें सिंपल सी एंड सिंपल ही तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं बिल्कुल। और इस पूरी डिटेल्स अब इसमें मिल जाएगी। इसमें हमारी आपकी मैनेजमेंट रिपोर्ट्स भी डाउनलोड हो जाती है, जिसमें आपको मैनेज पता चलता है कि हमारा स्टॉक क्या है और हमारा परचेज कितना हमने किया कर लिया है, कितना हमने सेल किया। कोई हमारा ऐसा तो नहीं कोई हमारा पुराना वेंडर्स का लायबिलिटी हमारी पड़ी हो, उसको हमने अभी तक पे नहीं किया हो, या हमें किसी से पैसा लेना हो अभी तक हमने लिया ही ना हो। ठीक है, तो वो सारी चीजें अच्छा। आपको कहाँ से पता चलेगी। और शिवम एक जी, और यहाँ एक पे एफटीसी के मेंबर का शेयर सर्टिफिकेट भी डाउनलोड होता है, और जी सारे जी। रिपोर्ट डाउनलोड हो जाते हैं, तो उनको सीबीबीओ को सबमिट करना है या बैंक को दिखाना है या सीएसीएस को देना है तो आसानी से हो सकता है। अच्छा, और एक जानना था, टैली प्राइम एंड सिंपली खाता में क्या डिफरेंस है? टैली प्राइम भी वैसा ही होता है ना? नहीं, टैली प्राइम जो होता है वो प्रॉपर आपका होता है कि बिजनेस के लिए होता है। मतलब उसका स्टॉक वगैरह उसमें प्रॉपर तरीके से नहीं होता है। और दूसरा उसकी कॉस्ट काफ़ी महंगी है और इसकी कॉस्ट काफ़ी इजी है। और टैली प्राइम जो है यूज़ करने में काफ़ी डिफिकल्ट है। उसमें कई तरीके के हमारे लेज़र हमें क्रिएट करने होते हैं। उसके बाद हमें उसका सब लेज़र भी बनाना होता है, उसको उसको फिर अकाउंटिंग एंट्री में हमें काफ़ी चीज़ें उसको बनाना पड़ता है। डिफिकल्ट है उसको यूज़ करना काफ़ी टैली प्राइम। और सिंपली खाता में यूजली हमारा सब्जेक्ट्स हमारे डैशबोर्ड में दिए रहते हैं, हम इसको सिंपली तरीके से यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। और टैली प्राइम में हमारी कोई मैनेजमेंट रिपोर्ट्स डाउनलोड नहीं होती है। और अगर हम कोई रिपोर्ट्स अगर देखना चाहे वो भी हमारे टैली प्राइम से नहीं डाउनलोड हो पाएगी। लेकिन सिंपली खाता से हमारी मैनेजमेंट रिपोर्ट्स, सीए रिपोर्ट्स, सर्टिफिकेट, शेयर सर्टिफिकेट्स डाउनलोड हो जाएगा। टैली प्राइम से हमारा कोई सर्टिफिकेट डाउनलोड्स नहीं होता है। और अच्छा शिवम जी, ये सिंपली खाता का जो ट्रेनिंग है वो हम हर एफटीसी को रीच कर रहे हैं, हम सभी अकाउंटेंट को ट्रेनिंग दे रहे हैं, हम जो सीईओ है उनको भी ट्रेनिंग दे रहे हैं। ये ट्रेनिंग भी मुफ्त है, फ्री में है ट्रेनिंग। और स्टेट वाइज भी ट्रेनिंग दे रहे हैं, जैसे एफटीसी को इंग्लिश में ट्रेनिंग चाहिए तो वहाँ के लिए भी हम अलग से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। और सपोर्ट सिस्टम भी है, हेल्पलाइन नंबर भी दी गई है, ईमेल आईडी भी शेयर की गई है, तो कोई समस्या आए तो उसमें भी हल किया जा सकता सर, जी हेलो। हम ये कंफ्यूज है, हमारे यहाँ रॉ मटेरियल परचेज होता है और मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट बना के फिर सेल करते हैं, तो फिर उसके लिए अलग एंट्री होता है क्या? नहीं, वो भी एंट्री इसी में होगा, वो भी इनबिल्ड हो रहा है हमारा। तो वो भी हम लोग इसमें मैन्युफैक्चरिंग का ऑप्शन भी ऐड कर रहे हैं। तो वो भी आपका इसी में प्रोसेस होने लगेगा कि आपका जो रॉ मटेरियल आप परचेज करोगे फिर उसका जो भी प्रोसेस होगा उसके बाद आपका फिनिश गुड्स निकलेगा। ठीक है सर, थैंक यू। सर सर सर, हमने ये इसमें क्या। सिंपली खाता पेड वर्जन है या फ्री वर्जन है? मतलब इसका कॉस्ट क्या है? ये पेड वर्जन है, 7000 प्लस जीएसटी इसका कॉस्ट है। अच्छा, पर सर ईयर। इसमें मैंने सर इसमें मैंने डाल रखा है, रिव्यू के लिए डाल रखा है, अंडर प्रोसेस में है सर। हेल्प एंड सपोर्ट में डाला था मैंने, अभी तक अंडर प्रोसेस में है। ये आपने कब मेल डाली है, आपने कौन सी मेल पे रिवर्ट किया है? ये सर डिलीट के लिए मैंने मेल डाली थी इनसे, मतलब खुद से तो डिलीट होगा नहीं, तो मैंने मेल किया था 2 बार। अपन ने 9 तारीख को डाला था 5वें महीना को, और एक डाला था 21 तारीख को, 2 बार डाली मेल थी आईडी सर क्या अभी। डाली थी आपने, किस मेल आईडी पे किया है? इस मेल आई डी एक सेकंड बता रहा हूँ। सर, शेयर एप्लीकेशन मनी वाली एंट्री एक बार और बता दो। सर शेयर सर्टिफिकेट कहाँ से डाउनलोड होगा ये थोड़ा सा। ठीक है, ये हमारी देखिए मेल आईडी मोबाइल नंबर दिए हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। support@simplykhata.com.in है और एक manish@ruralsutra.in, ये सीसी में आप रखिएगा। और कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है इसमें। तो अगर कोई भी क्वेरी होती है तो आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं और मेल भी आप कर सकते हैं। ठीक है सर। तो जो हमारा शेयर सर्टिफिकेट्स है वो आप जब आप मेंबर्स क्रिएट करेंगे उसके बाद आप यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे मेंबर्स का ऑप्शन दिख रहा है आपको, इस पे क्लिक करेंगे तो जो भी मेंबर्स आपने क्रिएट करे होंगे सारे मेंबर्स का डेटा यहाँ पे आ जाएगा। तो जो भी मेंबर्स का आपको शेयर सर्टिफिकेट डाउनलोड करना होगा उस मेंबर्स पे आप क्लिक करेंगे तो उस मेंबर्स की पूरी डिटेल आपकी यहाँ पे शो करेगी। आप उसको एक बार पूरा प्रॉपर चेक कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे
उसके बाद आप यहाँ पे सर्टिफिकेट्स प्रिंट पे जाएंगे और यहाँ पे रिमार्क डाल देंगे और यहाँ पे सबमिट कर देंगे, तो ये आपका शेयर सर्टिफिकेट प्रिंट होके आ जाएगा। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। और सेकंड सर क्या था? जी जी बताइए। सर जो शेयर होल्डर का पैसा जो होता है कैश के रूप में, हम्म तो उसको जब बैंक में ट्रांसफर करते हैं तो कैसे एंट्री करेंगे उसको थोड़ा। बैंक में ट्रांसफर करते हैं मतलब? मतलब कैश के रूप में जमा करेंगे जैसे बैंक में, हाँ हाँ, तो वो तो जैसे उसकी हमने एंट्री। बताया ना, देखिए जो हमारा कैश रिसीव होता है या बैंक में रिसीव होता है उसको डेबिट करते हैं, जहां से हमारा पैसा जाता है उसको हम क्रेडिट कर देते हैं। तो वो एंट्री हम आपको बता देते हैं, अकाउंटिंग में जाएंगे वापस से। तो सर फिर इसमें सिंपली खाता में तीन तीन एंट्रियां भी होंगी। एक एक बार कैश रिसीव वाला होगा, एक बार फिर बैंक में ट्रांसफर वाला होगा, एक हाँ वो कैपिटल तो, अलॉटमेंट वाला भी होगा। हाँ वो तो आपको एंट्री करनी पड़ेगी क्योंकि आपका 3 ट्रांजेक्शन हो रहे हैं ना। पहला तो आप मेंबर से कैश रिसीव कर रहे हैं, फिर उस कैश को हाँ आप हाँ हाँ। बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जी अलॉटमेंट जी। कर रहे हाँ हैं, हाँ। ठीक है। हाँ तो तीन हाँ एंट्रियां होंगी हाँ, हैं। अब बैंक में अगर आप डिपॉजिट कर रहे हैं तो आप बैंक में पैसा आ रहा है तो बैंक डेबिट हो जाएगा, ठीक है। और कैश आपके पास से जा रहा है तो कैश क्रेडिट हो जाएगा, हम्म। ठीक है। तो ये बैंक एंट्री हो गई, ठीक है। और आपने जो ठीक पहली एंट्री क्या करी थी, कैश डेबिट किया था, मेंबर्स क्रेडिट कर दिया था, ठीक है। उसके बाद थर्ड एंट्री क्या होगी, जब आप अलॉटमेंट करेंगे तो शेयर एप्लीकेशन मनी डेबिट किया था और शेयर कैपिटल क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। तो ये 3 एंट्री आपको करनी पड़ेगी। और सर जो मैनेजमेंट कॉस्ट जो आती है, हम्म जो मैनेजमेंट कॉस्ट आती है तो उसकी एंट्री कैसे करेंगे, उसको कैसे रख करेंगे। मैनेजमेंट कॉस्ट, हाँ उसके लिए मैनेजमेंट कॉस्ट मैनेजमेंट जो कॉस्ट आती है। के लिए आपको मैनेजमेंट कॉस्ट का एक लेजर बनाना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे आप अकाउंटिंग में जाएंगे। जी एक बार बता दीजिए। फिर से इस पे एसएल चार्ट ऑफ अकाउंट्स में जाएंगे। यहाँ पे आप क्रिएट बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप डाल देंगे कहाँ क्या चीज़ है, आपका मैनेजमेंट कॉस्ट है तो ठीक है। उसके बाद ये आप यहाँ पे आप डालेंगे, अब मैनेजमेंट कॉस्ट रिसीव हो रही तो आपकी इनकम है, ठीक है। तो वो आप इनकम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और किस तरीके की इनकम है वो आप डाल दीजिए। अब आपकी इसको आप अदर इनकम में डाल सकते हैं या इनडायरेक्ट इनकम में भी डाल सकते हैं। कोई अगर अगर अंडर हेड बना हुआ है कुछ ग्रुप तो आप यहाँ पे शो करेगा। तो एक हम अभी इनकम में सिलेक्ट कर लेते हैं, इनडायरेक्ट इनकम में डाल देते हैं। उसका पहले इसमें सब लेजर नहीं ऑन है इसलिए वहां पे आया नहीं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सब लेजर ऑन करेंगे। यहाँ पे देखिए नो नो आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा देखिए डायरेक्ट इनकम दिया गया है इसका लेजर, तो यहाँ पे है नहीं इसमें। और सन्डे अदर इनकम, अदर इनकम में हम जाएंगे और इसको यहाँ पे एडिट का ऑप्शन दिया है, इसको क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए सब लेजर का ऑप्शन दिया है, इसको इनेबल करना पड़ेगा यहाँ से और यहाँ पे अपडेट कर देंगे।
हेलो। हेलो। हाँ सर, मेरा एक सवाल था सर। बताइए। मुझे ये जानना था, जैसे मेरा जो एफपीओ है उसमें टैली प्राइम पे अभी तक मेंटेन हो रहा है सारा डेटा। जी। तो हम इसमें शिफ्ट कैसे कर सकते हैं सिंपली खाता में? सिंपली खाता में हम शिफ्ट कर सकते हैं ओपनिंग बैलेंस डाल के। हम उसकी आगे की एंट्रीज में कर सकते हैं ओपनिंग बैलेंस सबका डाल के। अच्छा, तो पीछे वाला जितना भी मेरा डेटा है वो तो रिट्रीव नहीं हो पाएगा इसमें? नहीं, अगर आपको पिछला डेटा भी डालना है तो लास्ट ईयर की भी हम एंट्री इसमें कर सकते हैं, लास्ट फाइनेंशियल ईयर की भी एंट्री। वो भी हम इसमें ऑप्शंस है कि आप लास्ट फाइनेंशियल ईयर की भी एंट्री इसमें डाल सकते हैं। और मेरा 3 कंजिक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर से जो है सो बिजनेस हो रहा है, तो उसका? इसमें देखिए, आप अगर आपको 3 साल का भी डेटा डालना है तो वो भी आप इसमें डाल सकते हैं, इसमें सारे फैसिलिटीज अवेलेबल है। तो फिर मेरा काम तो बढ़ गया ना मैम कि नहीं सर तो सॉरी। वो आपका देखिए, इसीलिए मैंने कहा ना ओपनिंग बैलेंस डाल देंगे, तो ओपनिंग बैलेंस डाल देंगे तो डिटेल्स तो आपकी सारी आ गई ना, जो भी आपकी बैलेंस शीट्स में है। बैलेंस शीट्स के अकॉर्डिंग ये पूरी डिटेल्स आपका ले लेगा। ठीक है, जो भी आपका बैलेंस में क्लोजिंग आ रहा होगा वो यहाँ पे ओपनिंग आपका ले लेगा इस फाइनेंशियल ईयर। तो जो भी आपका डेटा होगा वो आप यहाँ पे नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से आप इसमें एंट्री कर सकते हैं। बाकी तो तो फिर आपका टैली में आपका डेटा तो ऑलरेडी बना हुआ है, वो डेटा तो डिटेल लेजर वगैरह आपको मिल ही जाएंगे। तो फिर वहां से हमको सब फिर से यहाँ बनाना ना पड़ेगा सारा लेजर वगैरह? ये लेजर तो आपको देखिए, लेजर तो क्रिएट करना पड़ेगा। आप कुछ भी अगर नया उसमें आप किसी तरीके एंट्री करेंगे तो उसके लिए तो आपको लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। बिना लेजर क्रिएट करे सिंपली खाता कहाँ से वो एंट्री लेगा? आप किसी भी सॉफ्टवेयर में जाएंगे तो उसमें भी आपको लेजर तो हर किसी का क्रिएट करना ही पड़ता है। बिना लेजर क्रिएट करे वो उसको कैसे पता है कि किस लेजर में हम कौन सी एंट्री डालनी है और लेजर कहाँ से आएगा? ये तो मेरा जिसके साथ अभी बिजनेस हो रहा है उसका तो मेरे पास ऑलरेडी बना हुआ है सारा लेजर वगैरह। तो वो उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में लेजर बना हुआ है, इसमें लेजर नहीं हाँ, बना हुआ है ना। देखिए, तो सॉफ्टवेयर तो इसमें तो चेंज हो गया तो इसमें तो लेजर आपको बनाना ही पड़ेगा ना। तो फिर हमको सारा तो काम वही करना पड़ेगा ना, वही हम अब बोल वो रहे हैं तो सर आपको कि एंट्री, हाँ वो एंट्री तो आपको करनी ही पड़ेगी, लेजर तो आपको क्रिएट करना ही पड़ेगा। बिना उसके तो अकाउंटिंग नहीं लेगा ना, अकाउंटिंग बिना करे कैसे आपको डिटेल दे देगा वो? अब जैसे ओपनिंग बैलेंस डालना है तो उसमें हमको कोई भी एंट्री पास नहीं करना है, कोई भी हाँ जर्नल एंट्री उसमें, वगैरह नहीं पास नहीं नहीं, करना है। उसमें एंट्री पास नहीं करनी, उसमें लेजर खाली क्रिएट करना जो आपका ज्यादातर लेजर आपके इसमें ऑलरेडी बने हुए हैं। अगर आपको कोई स्पेशल लेजर है मान लीजिए किसी का, तो वो आपको बनाना है, उसका आपको बैलेंस डाल देना है बस। अच्छा, तो वो जो वेंडर का अभी हम बना रहे थे तो उसका वेंडर का यहाँ पे क्रिएट करेंगे, हाँ, और तो उसका अगर बैलेंस ओपनिंग, उसमें अगर फिर उसका कैसे क्लोजिंग, डालेंगे? हाँ उसका बैलेंस है नहीं, उसमें जब वेंडर का आप लेजर क्रिएट करेंगे तो वहाँ पे ओपनिंग बैलेंस में जाके आप उसको डाल सकते अच्छा, तो वो ऑप्शन मिलेगा हैं। ना? हाँ वो ऑप्शन आपको मिलेगा ओपनिंग बैलेंस का। सर एक क्वेरी था। ये आपका मैनेजमेंट कॉस्ट का लेजर यहाँ से क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद आप इसकी एंट्री यहाँ से कर सकते हैं। जी सर बताइए। ये तो हेलो सर, ये तो जी सॉफ्टवेयर चेंज हो गया सर, कोई भी एंट्री के लिए लेजर हम लोग को क्रिएट करना पड़ेगा ये ना? हाँ हाँ, वो तो आपको क्रिएट करना ही पड़ेगा। वो तो सॉफ्टवेयर चेंज हो गया तो उसके लिए लेजर, हर कोई भी एंट्री के लिए हम लोग को लेजर क्रिएट करना पड़ेगा ना सर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे ओके देखिएगा सर। ना ओपनिंग बैलेंस का ऑप्शन दिख रहा है। जी ओपनिंग सर। बैलेंस में जाएंगे तो जो भी आपका लेजर है वो सारे दिख जाएंगे, जिसका ओपनिंग बैलेंस डालना है वो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस डाल के देखिए, ओपनिंग और यहाँ पे बैलेंस, डेबिट या क्रेडिट जो भी है वो यहाँ पे आप डाल दीजिए, आ हाँ जाएगा। जो मेरा प्रीवियस ओपनिंग बैलेंस है वो डाल के हम डेबिट क्रेडिट करके हाँ आगे बढ़ेंगे ना सर? बस बस। और बाकी जो सॉफ्टवेयर चेंज हो गया तो हर चीज लेकर लेटर क्रिएट करना पड़ेगा? हाँ वो अगर यहाँ पे आप लास्ट फाइनेंशियल ईयर का है तो यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर चेंज कर दीजिए। ठीक है, अभी मेरा ओके करंट ओके फाइनेंशियल ईयर है 25-26 दिख रहा है। ओके सर, क्लियर। सर मेरा भी एक क्वेरी था सर। जी बोल रहे हैं सर कि जैसे टैली में नरेशन हम लोग लिखते हैं एंट्री करने के बाद, जी। तो इसमें भी सर नरेशन लिखना पड़ेगा? हाँ वो अभी आपको दिखा ना डिस्क्रिप्शन में, हम नरेशन लिख तो रहते ना, जैसे शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई तो हमने नरेशन लिखा ना, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव बाय कैश, जो भी हाँ, जिसके द्वारा हुई है वो। मतलब कहने का मतलब ये है सर कि दो मतलब कि टैली भी हमको मेंटेन करना पड़ेगा और ये भी? नहीं, टैली मेंटेन नहीं करना पड़ेगा आपको, सिंपली खाता ही में डालना पड़ेगा, सिंपली खाता ही आपको सब कुछ करके देगा। अच्छा, मतलब कि सिर्फ इसमें लेजर क्रिएट करना है, बस अपना एंट्री पास कर बस देना बस बस बस, हाँ लेजर क्रिएट करके ओपनिंग डाल दीजिए, वाह इसको आप स्टार्ट कर दीजिए। है। इसका अंडर ग्रुप डालना पड़ेगा ना सर सबका? वो हाँ, अंडर ग्रुप तो देखिए, जो आपको लेजर अगर क्रिएट करना, अंडर ग्रुप ऑलरेडी बने हुए हैं, अगर कोई स्पेशल लेजर का बनाना है तो वो आप क्रिएट करना पड़ेगा ना।
हाँ वो तो क्रिएट बाकी करना ज्यादातर पड़ेगा सर। इसमें बने हुए हैं क्रेटर, जैसे क्रेटर है, डेप्टर है, कैपिटल है, वो ऑलरेडी सब बने हुए हैं इसमें लेजर, आप देखोगे ना इसमें सारे हाँ देखिए बने हुए, रिजर्व एंड सरप्लस है, शेयर कैपिटल है, कैपिटल ग्रांट है, हाँ रिवॉल्विंग फंड है, करंट लाइबिलिटी है, एक्सपेंसेस पेबल है, क्रेटर पेबल, सैलरी पेबल, सारे लेजर यहाँ पे ग्रुप हमने ऑलरेडी बना के दे रखे हैं। अगर आपका कोई स्पेशल लेजर है तो वो तो आपको क्रिएट करना ही पड़ेगा ना। हाँ ये बात तो है सर, लेकिन सर ये एकदम टैली के जैसा ही है कि थोड़ा सा अलग है उससे? ये टैली से बिल्कुल सिंपल वे में है। टैली अच्छा थोड़ा सा मतलब आप एपीओ के अकॉर्डिंग वो बना भी नहीं है, ये हाँ बेसिकली एपीओ के लिए ही बनाया गया है बिल्कुल। जी सर इसमें जी सर। सारी चीजें, क्योंकि इसमें उसमें आप देखोगे ना शेयर एप्लीकेशन सर्टिफिकेट, ना शेयर सर्टिफिकेट निकलता है, ना मेंबर्स की डिटेल निकलती है, ना कुछ, उसमें सारा कुछ आपको सेपरेट निकलता है। हाँ तो मतलब इसमें सब चीज थोड़ा मिल जाएगा सर? हाँ, इसमें आपको सब चीज मिल जाएगा, जो भी आपका एमसीए के अकॉर्डिंग जो भी आपको डेटा चाहिए वो सारा कुछ मिल जाएगा, वो आपको अलग से नहीं बनाना है। अच्छा ये थैंक यू शिवम सर। जी, आप ये जो अगला ट्रेनिंग होगा वो 30 तारीख को है, 11:30 को, और उसके विषय आप बता देते अभी, तो सभी जिन्होंने ज्वाइन किया पता चल जाए। जो हमारा 30 तारीख को ट्रेनिंग होगा सर उसमें हम अभी हमने सेल वगैरह, सेल की एंट्री नहीं सीखी, सेल एंट्री सीखेंगे, और कैसे हम रिपोर्ट्स वगैरह देखते हैं, मैनेजमेंट रिपोर्ट्स वो देखेंगे, परचेज एंट्री कैसे करते हैं वो देखेंगे, और आइटम्स और कैसे क्रिएट करें, मान लीजिए 6-7 कई तरीके के हम बिजनेस कर रहे हैं तो उसको आइटम कैसे क्रिएट करेंगे, कैसे हम उसका लेजर देखेंगे, कैसे हम स्टॉक चेक करेंगे कि हमारा कितना क्लोजिंग स्टॉक है, वो सब अब 30 तारीख की ट्रेनिंग में देखेंगे, और इनकम कैसे हम बुक करते हैं और कैसे हम एक्सपेंस बुक करते हैं, वो सारा हम 30 तारीख को ट्रेनिंग में कवर करेंगे। सर सर ये 2024-25 की 7,000 रुपये एंट्री पर हो ईयर सकती है की इसमें? कॉस्ट है या कितना मंथ की? हेलो। ये ईयरली कॉस्ट है। अच्छा सर ये कह रहे हैं कि सर 2024-25 की एंट्री कर सकते हैं? वो फाइनेंशियल ईयर चेंज करके आप कर सकते हो, यहाँ से फाइनेंशियल ईयर आप चेंज करो उसके बाद कर, लेकिन अगर आपका फाइनेंशियल ईयर लॉक हो गया है तो फिर आपको वो ओपन करवाना पड़ेगा, फाइनेंशियल ईयर लॉक करने के बाद आप चेंजेस नहीं कर सकते हो। सर एंट्री कर रहे थे तो लेकिन हो नहीं पा रहा था। यहाँ पे आपको फाइनेंशियल ईयर चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे जाके देखिए, यहाँ पे 23, 24, 24, 25, 25, 26 सारे ऑप्शन दिखेंगे, यहाँ पे आपको जी चेंज करना पड़ेगा, ओके। उसके बाद आप जाके यहाँ पे एंट्री कर सकते हो। शेयर एप्लीकेशन मनी और शेयर कैपिटल मनी और तो कैश जो रिसीव हो रहा है वो सबका डेट एक ही होगा? नहीं, वो डेट आपको डालनी है, जिस दिन आपको शेयर मनी रिसीव हो रहा है आप वो डेट डालोगे, अलॉटमेंट जिस दिन आपका पासरी हो गया, बोर्ड मीटिंग हुई है, ठीक है, वो डेट डालोगे। जब कैपिटल में और शेयर कैपिटल में जब पैसा वो करेंगे मतलब जब कि अलॉटमेंट ट्रांसफर, होगा तभी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर होगा, जिस दिन अलॉटमेंट होगा। उसी दिन के डेट में? हाँ। ओके। ओके ठीक है, थैंक यू शिवम जी। आपने बहुत अच्छी तरीके से जो भी आज के पॉइंट्स थे ट्रेनिंग के सेशन के वो आपने सारे कवर किए हैं, और धन्यवाद सारे अकाउंटेंट और सीईओ का थैंक यू जिन्होंने आप मैडम। जो भी सवाल थे आपने पूछे। अगला सेशन हमारा 30 अक्टूबर को होगा 11:30 से 1 PM तक। लिंक उसकी अभी सारे सीबीबीओ और एफपीओ के साथ शेयर की जाएगी। अभी भी कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, 1 बजे सेशन बंद किया जाएगा। सर मेरा एक क्वेश्चन था। जी सर जो सीए का चार्ज दिया जाता है, जैसे जी आरओसी पास 3 का जो भी चार्ज दिया जाता है सर, उसके लिए लेजर कौन सा एक्सपेंसिव क्रिएट करना होगा? उसके लिए आप लीगल एक्सपेंस का लेजर क्रिएट कर सकते हैं। लेजर। लीगल लीगल और सर इसमें क्रेडिटर पेबल में जाएगा उसका, जो जिनके फर्म के नाम से जाता होगा पैसा? हाँ, वो आपका अगर जिसको पेमेंट कर रहे हैं वो सिंडिकेटर में जाएगा, अगर जिससे पेमेंट रिसीव करते हैं उसको डेप्टर में हम लोग करते हैं। ठीक। Sir, can we have the recording of this session? यस, ये जो सेशन की रिकॉर्डिंग है आज के 16 तारीख की और 9 तारीख के नाफको वेबसाइट पे अपडेट कर दी जाएगी, और उसका लिंक आपके सीडीबीओ के साथ शेयर किया जाएगा। Okay, thank you, ma'am. सर जो पीपीटी में हम लोग कुछ चीजें देख रहे थे सर, वो पीपीटी हम लोग ग्रुप में भेज दिया जाता तो हम लोग को उसका भी मिल जाता।
जी, आपको पीपीटी हम शेयर कर देंगे वैशाली जी को, तो वो आप लोगों को भेज देंगे। ठीक है सर, ओके। सर एफपीसी एक्शन ग्रुप में ये वाला जो रिकॉर्डेड है वो अवेलेबल नहीं हो पाएगा? हाँ, उसका लिंक भेज देंगे। ये रिकॉर्डिंग 1.5 घंटे की है, तो व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना मुश्किल हो जाता है, इसीलिए वेबसाइट पे अपडेट की जाएगी, आपको लिंक भेज देंगे। मेरी आवाज आ रही है? जी बताइए। हाँ, मेरा ये कहना था कि मैं आज अगर इसको हम इंस्टॉल करते हैं, इसको रनिंग वे में अगर रखना चाहते हैं, तो मेरा पिछला 2 ईयर का अगर डेटा हम अगर डालते हैं आज की डेट में, तो एंट्री डेट तो मेरा आज ही का दिखाएगा उसमें। फाइनेंशियल ईयर 24-25 में, हाँ, आप 25-26 में आप ओपनिंग डालेंगे, ठीक है, तो आप जो एंट्री करेंगे वो 25-26 की करेंगे। उसके बाद अगर आप चाहते हो कि 24-25 की भी आप एंट्री मेंटेन करना चाहते हो, तो 24-25 का फाइनेंशियल ईयर ओपन करके आप उसमें ओपनिंग डाल के 24-25 की एंट्री कर सकते हो। लेकिन तो शो सर 25-26 ही शो फाइनेंशियल ईयर का ही शो दिखाएगा ना, कि मान लीजिए आज के नहीं, डेट में अभी आप अगर क्रिएट करते हो तो आपका फाइनेंशियल ईयर आपको क्रिएट करने का ऑप्शन देता है। अगर आप 24-25 से स्टार्ट करना चाहते हो तो 24-25 से कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हो कि नहीं हम करंट फाइनेंशियल ईयर से ही सारे चालू करना चाहते हैं, तो आप ओपनिंग बैलेंस डाल के आप फाइनेंशियल ईयर 25-26 से स्टार्ट कर सकते हो, 1 अप्रैल से। सर एक चीज पूछना है, हम कुमारखंड मधेपुरा से बोल रहे हैं सर। हाँ जी। बोल रहे हैं यदि किसी क्लोजिंग डेट पे हम परचेज करते हैं कोई चीज, तो दोनों एंट्री न करना होगा सर? क्लोजिंग डेट पे मतलब क्या चीज? यदि हम क्लोजिंग डेट पे, जैसे फाइनेंशियल ईयर के क्लोजिंग डेट पे हम कोई सामान परचेज कर रहे हैं, हाँ हाँ, तो परचेज भी दिखाना होगा, साथ ही साथ उसको ओपनिंग स्टॉक में, क्योंकि जस्ट तो फिर फाइनेंशियल ईयर चेंज हो जाएगा। नहीं, तो फाइनेंशियल चेंज होगा 1 अप्रैल से, तो आपका क्लोजिंग स्टॉक होगा जो आपका ओपनिंग, वो ओपनिंग बैलेंस आपका 1 अप्रैल में दिखाएगा। तो वही बोल रहे हैं कि क्लोजिंग स्टॉक जो होगा तो मतलब हमको उस डेट पे शो करना होगा क्लोजिंग में, फिर वही मतलब लगे हाथ, मतलब क्या हो जाएगा, ओपनिंग हो जाएगा दूसरे फाइनेंशियल ईयर के लिए। हाँ, वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में ऑटोमेटिक ओपनिंग आ जाएगा उसका। 31 मार्च का जो क्लोजिंग होगा वो 1 अप्रैल में जी ओपनिंग जी आ जाएगा। जी, थैंक यू, धन्यवाद। सर ये कह रहे ठीक हैं है। कि ये जो हेलो जी बताइए। जी सर जी ये कह रहे हैं कि जो हमारे फार्म मशीनरी के अंतर्गत जो एमआई कटती है, जी तो पर मंथ कटती है, जी, तो उसकी एंट्री जो है तो कई बार हम पूछ चुके हैं, लेकिन इसका सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा अभी तक। नहीं, ईएमआई की एंट्री आप उसमें एक्सपेंस में दिखा के आप कर सकते हैं। जो भी आपका पहले आपको चार्ट बनाना होगा, कितनी आपकी बेसिक ईएमआई है और कितना आपका इंटरेस्ट लग रहा है और कितना आपका पैसा बैंक से जा रहा है, ठीक है, तो उसका पहले आपको चार्ट बनाना होगा, फिर उसका लेजर क्रिएट करना होगा। एक आपका इंस्टॉलमेंट का लेजर क्रिएट होगा, एक आपका इंटरेस्ट ऑन ईएमआई लोन पे, इंटरेस्ट ऑन लोन का एक लेजर क्रिएट होगा, ठीक है। उसके बाद आप उसको पेबल दिखा सकते हो, कितना आप ईएमआई हर महीने पे कर रहे हो, उसकी एंट्री आप कर सकते हो। सर 30 तारीख को हमारा ये सिंपली खाता अकाउंट खोल के थोड़ा बता दीजिएगा। ठीक है, हम इसको नोट कर लेते हैं। 30 तारीख को हम आपको लोन की एंट्री बुक कर। हाँ, यस, थैंक यू सो मच शिवम जी, सभी को धन्यवाद। 30 तारीख के सेशन में हम सभी फिर से मिलते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।